किसी सब्जी को खरीदने जाते हैं तो आप भाव ताव करते हैं, डेट अपार्ट। आप अच्छी सब्जी का इंतखाब करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल लेते हैं, आप देखते हैं कि मतलब क्या फ़र्क है, क्या है क्या नहीं है। इसी तरह से जब वकील के पास जाएं, आप वकील से सवाल जवाब कर सकते हैं कि साहब मेरा मुकदमा खून का है या मुझ पे जो है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगे हैं, तो क्या आपने दहशतगर्दी के कुछ मुकदमात देखे हैं अब तक? क्या आपको खून के मुकदमात चलाने का तजुर्बा है? आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सर मुझे आप एक दो केस की मिसाल दे सकते हैं कि सर मैं नेट वगैरह पे चेक कर लूं या मैं पता कर लूं कि भैया मतलब जो है मैं जिन वकील का इंतखाब कर रहा हूं उसका मेयार क्या है, उसकी समझ क्या है, उसकी स्टैंडर्डिटी क्या है, मेरे मुकदमे को कितने बेहतरीन तरीके से पेश कर सकता है। अगर जो है आपने इन सब बातों पर गौर नहीं किया, एज अ मौकिल कोई विक्टिम है भाई, मतलब ठीक है हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमको एक वॉचिंग एडवोकेट करना है, इंटरवेनिंग एडवोकेट करना है, मुलजिम को सज़ा लगाना है, तो मैं जिस वकील का इंतखाब कर रहा हूँ क्या वो बेहतरीन वकील है? क्या वो हर तारीख पे बराबर हाजिर रहता है? क्या वो वक्त पर हाजिर रहता है? क्या वो कोर्ट के अंदर अपनी ज़ुबान खोलता है? क्या वो बराबर प्रिपरेशन करता है? क्या वो पहले दिन जितना वक्त दे रहा है फीस लेने के लिए, आखिरी दिन तक भी ऐसे ही रहेगा हमारे साथ, या सिर्फ पहले दिन ही हमारे साथ ये मामला है, अब बोला अभी बाकी हमारा टाइम नहीं, बिजी नहीं? ऐसा मौकिल जो है ये आपके हुकूक है कि आप अपने मुकदमे के लिए बेहतरीन वकील का इंतखाब करें। उसके लिए आज की तारीख में इंटरनेट हैं और आप दूसरे कई ज़राए से मतलब मालूमात कर सकते हैं, वरना मामला क्या होगा, मुकदमा खून का है, आपने सिविल लॉयर को कर दिया, ज़िंदगी में चला ही नहीं उसने खून का मुकदमा। एक जो वकील जो है सारी ज़िंदगी चेक बाउंसिंग का केस चलाता रहा, आप उसने डोमेस्टिक वायलेंस में खड़ा कर दिया उसको। या इंश्योरेंस का मतलब जो कोई वकील है वो एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस में काम करता है, उसने कभी हाई कोर्ट में अपील चला, उम्र कैद लगा हुए। तो यहाँ फिर मतलब अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप अपने हाथ से खुद अपने मुकदमे को डैमेज करेंगे और इंसाफ की उम्मीद कम रहेगी, उसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे। क्योंकि कोर्ट को हर देखो, हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में जो साबित हो गया वो सबूत है। अब ये समझ लो, मर्द को औरत साबित कर दो या औरत को मर्द साबित, जो साबित हो गया वो सबूत है, जो साबित नहीं हुआ कचरा है। आप बेकसूर हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। अगर सामने वाले ने आप पर जुल्म किया है, आपको साबित करना पड़ेगा। आप नहीं साबित करोगे, कोर्ट उसको बेकसूर मानेगा। तो साबित कैसे करना है, उसके लिए सबूत और सबूत को बेहतरीन तरीके से पेश करने का तरीका, अपने हुकूक का ख्याल रखते हुए, ये छोटा सा मामला मैंने पेश किया आपके सामने। हमारी जिम्मेदारियां हुकूक से पहले और फिर उसके बाद हुकूक जो है एक विक्टिम के, मजलूम के, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जिस पर इल्ज़ाम लगे, एक्यूजेशन हुआ, उसके हुकूक। इसमें और मतलब जो गिराई है और बहुत सारे उसके राइट्स दिए हुए सीआरपीसी के अंदर और दूसरे कानून के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके हुकूक की अलग अलग तरीके से तशरीह की है कि किसी को भी कानूनी प्रक्रिया के बग़ैर, कानूनी रास्ते पे चले बग़ैर उसकी आज़ादी आप सल्ब नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून के रास्ते पर चलकर ही आप उसकी आज़ादी छीन सकते हो, वरना नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट साहब ने हमारी बहुत ही अच्छी रहनुमाई की और इंशाल्लाह हम सब भी इंशाल्लाह इरादा करते हैं कि अपने आप को जो है सब्र और तहम्मुल के साथ में, जिस तरीके से शुरू में उन्होंने बात की कि हर एक मामलात को अपने तौर पर जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी चीज़ें उन्होंने बताई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जिन हज़रात को कोई सवाल और जवाब हो तो वो सवालात कर सकते हैं। माइक ले। हेलो सर, हमारे इलाके में भी जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है धोखाधड़ी,
कोई कुछ बोल के, कोई कुछ बोल के, किसी भी बहाने से पैसे लेने के बाद में मुकर जाता है, जिसके लिए पुलिस के पास जाओ तो सीधा कुछ दिनों तक टाल मटोल करके, क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान भी होती है, पहुंच भी होती है किसी ना किसी बड़े नाम के साथ, किसी ना किसी पार्टी के साथ। तो ये लोगों से पैसा निकालने के लिए पुलिस भी हमारी सपोर्ट नहीं करती। इनकेस उल्टा हम लोग को बोलते जाओ उसका एड्रेस ढूंढ के लाओ, उसका घर पता करो, किसी भी बहाने से। एक बार पैसे चले गए, और पैसे लेने से पहले बहुत अच्छे होते हैं, पैसे लेने के बाद में भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है जिसमें पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है, और उसके बाद में हम लोग भी उसके पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि वकीलों के पीछे जाना और कोर्ट जाना। जैसे आपने बताया कि आपकी अगर कोई चीज़ है तो उसकी चार्जशीट की जो फाइल है वो लेने तक के लिए भी उन लोग उसके पैसे डिमांड करते हैं कोर्ट के अंदर। तो इतना प्रॉब्लम है, तो उसमें कैसे आगे हम लोग प्रोसेस करें? भाई देखो, ऐसा है ना कि किसी ने आपको चीट किया। अब इसकी दो शक्लें हैं। अगर सिविल मामला रहेगा तो वो चीटिंग नहीं कहलाएगा। चीटिंग मतलब क्राइम। अभी एक शख्स से, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, आपकी एक कंपनी है या मेरी एक कंपनी है और आप मुझसे 4 साल से व्यवहार कर रहे हैं और अचानक मैंने आपको पेमेंट देना रोक दिया। आप कहोगे भाई मैंने 4 साल काम किया और मतलब आपने 4 साल तक किया, 4 महीने आपने पेमेंट दिया और पेमेंट रोक दिया। भाई ये चीटिंग नहीं होगी। चीटिंग फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन, पहली मर्तबा जब आपने मामला लेन देन किया है उस वक्त से ही अगर मेरी नीयत में खोट है तो चीटिंग होगी। आप पहले ये समझ लो। दो भाई जो है साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, 2 साल बिजनेस करने के बाद 4 साल बिजनेस करने, एक भाई बोलता है इसने मेरा पूरा पैसा खा गया, मेरा पूरा मुनाफा खा गया। ये चीटिंग नहीं होगा, ये सिविल डिस्प्यूट है, क्योंकि 4 साल तक तो बराबर पेमेंट देता रहा वो। ये पहली बात। सो सिविल और क्रिमिनल, इसका फर्क देख के चलना पड़ेगा। दूसरा, अभी हर दिन आपके मोबाइल पे मैसेज भेज रहे, डोंट शेयर योर केवाईसी, डोंट शेयर योर नंबर, डोंट शेयर योर बैंक डिटेल। आपने मतलब जो है फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, एक आध मरतबा तो हमसे भी हो जाता है बखैर। अब आप फ्री क्रेडिट कार्ड के चक्कर में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, आप पर्सनल डिटेल बैंक से भेज दिए, ये नंबर भेजो, वो नंबर भेजो, सीक्रेट तो खाली वो 4 डिटेल, बाकी सब भेज दो, भेज दिया। आप चीटिंग हो गया। तो क्या करोगे इसके अंदर? पुलिस में एफआईआर करो, तो गलतियां हमारी है। अभी अगर मतलब वो आदमी है, अभी एक कॉमन मिसाल है कि भाई लोग जो है ये बोल रहे कि भैया अगर आप 1 लाख लगाओगे तो मैं आपको महीने का जो 5,000 मुनाफा देता हूँ। अब किसी एक ने गोली छोड़ दिया कि भैया आप 10 लाख लगाओ, मैं आपको महीने का 5 लाख मुनाफा देता हूँ। ज़्यादा देखो, जो डूबने वाला जहाज़ होता है वो लालच ज़्यादा देता है। अभी लालच के चक्कर में दुनिया जो है लाख लगा के 5 के मुनाफे पे इत्तेफाक कर रही है। आप लाख लगा के 50 के मुनाफे के चक्कर में आप जाते हो, पैसा लगा दो, ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया, डूबे तो आप नुकसान के जिम्मेदार हैं। और प्लस आप जिससे व्यवहार कर रहे हैं, आप उसके ताल्लुक से अगर तफ्तीश नहीं करते, पता नहीं करते, उसकी कंडीशन, उसका एक्सपीरियंस नहीं देखते, आप 2-4-10 लोगों से, क्योंकि देखो चीटर जो होता है वो नस्लन चीटर होता है। जो चीटिंग करेगा तो ये नहीं है कि पहली मर्तबा आपसे, वो पहले ही काफ़ी तजुर्बाकार, वेल एक्सपीरियंस मास्टर है अपने काम का। तो अगर आप मार्केट में निकलोगे, थोड़ा सा तफ्तीश करोगे, आपको आसानी समझ में आएगा भाई ये चीटर है। तो ये हमको यहाँ अलर्ट रहना है। अब दूसरी बात, अब वो पुलिस वाला जो है, अब सोचो आप पुलिस की क्या सिचुएशन है, आप अपने आप को पुलिस की जगह रखो कि एक 7 साल की बच्ची आती है पुलिस के पास कि इसने मुझे यहाँ हाथ लगाया, ये लगा, ये लाया, कलम जो है था पोक्सो का। अब अगर नहीं लेगा पुलिस तो पुलिस पे कार्रवाई हो जाएगी। बच्ची से ज़्यादा सवाल जवाब करेगा तो पुलिस की नौकरी चली जाएगी। ठीक है, अब पुलिस वाले ने उसका बयान लिखा, एफआईआर कर दिया, पोक्सो का पकड़ के जेल में डाल दिया। घर वाले बोलेंगे अरे भाई दुश्मनी निकाला, बच्ची को सिखा पढ़ा के किया, ये किया, वो किया। ये पुलिस वाला गुनाह ले तो भी मुसीबत है, न ले तो भी मुसीबत है। पुलिस की आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। आप गए चौकी के अंदर, साहब फलां भाई ने मेरा 5 लाख का चीटिंग कर दिया। अब वो बोलेगा अच्छा बैठो भाई, क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, आधा 1 घंटा सब सुना होना। अब सामने वाले को भी खबर पहुंच गई कि आप कंप्लेंट देने गए हैं। पुलिस वाला, अब वो 2 स्टार ऑफिसर है, PSI रैंक का ऑफिसर है, सीनियर PI तो अपने कैबिन में है। अब उसको फ़ोन करेगा, ACPD से परमिशन लेगा, साहब एक 5 लाख का चीटिंग हो गई। अब वो पूरी FIR लेने की तैयारी कर रहे हैं, सामने वाले भाई पहुंच गए, बोले भाई काम कर, तू 2.5 लाख अभी ले ले, 2.5 कल देता हूँ, ख़त्म कर। अब वो ऑफिसर जो है सारे लोगों से परमिशन लेके रखा है FIR लेने की तैयारी में,
और आपसे आपने उससे सेटल कर लिया तो उसकी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। वो सारे दूसरे ज़रूरी काम लेके आपका काम करो तो क्या करता है, आप गए चीटिंग के लिए, ठीक है कल आओ, पूरा मामला बताओ, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ, लिख कर दो, हम सामने वाले को बुला के पूछते हैं, पता करते हैं, तफ्तीश करते हैं, बैंक का डिटेल दो वगैरह वगैरह वगैरह। वो ये देखते हैं, चेक करते हैं कि आप अपनी शिकायत के ताल्लुक से कितने सीरियस है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है, मतलब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है, वो कुर्ला में टैक्सीमैन में रहते हैं। वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में गया, उन्होंने कहा मेरी बाइक चोरी हो गई। लेडी ऑफिसर थी, अरे बोली कैसा चोरी हो गई, लगा के गया था रोड के ऊपर, बाइक चोरी हो गई, कुछ गलत काम में यूज हो गई वगैरह। मैडम प्रेशर में आ गई, मैडम ने एफआईआर ले लिया, एफआईआर की कॉपी उनको दे दी। अब कुर्ला पुलिस स्टेशन से वापस लौट के आते आते उनके जहन ने काम किया, यार कहीं गलती से भी बिल्डिंग के नीचे तो नहीं लगा है गाड़ी। अब जाके देखते तो बाइक उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई है। अब मुझे बताओ क्या पुलिस वाला करे तो भी मरे और न करे तो भी मरे। एफआईआर नहीं लेगा तो बोलेंगे पुलिस वाली बिकी हुई है। अब एफआईआर ले लिया, अब वो भाई ने बिल्डिंग के नीचे बाइक पार्क की और वहां जाके एफआईआर। अरे कई मरतबा ऐसा होता है, आप घर में जो है आपका कुछ कैश है, घड़ी है, ज्वेलरी है, आपने कहीं रखा, आपके जहन से उतर गया। अब कुछ देर बाद काम वाली घर में काम करके गई, अब जहन में होता गया यार काम हो गया, आज नुकसान हो गया, सदका चला गया, निकाले नहीं थे, देखो यार मतलब आज मौका मिला, हाथ मार ली। अब उसमें आप नाराज़गी कर लो, झगड़ा कर लो, निकाल दो वगैरह। बाद में एहसास होता है कि नहीं यार एक्चुअली वो तो हम भूल गए थे। अपने उसके बाद भी अगर किसी ने चीटिंग किया है और कॉन्क्रीट है तो आप शिकायत कर सकते हो। पुलिस वाले ने नहीं लिया, पुलिस वाला ये देखता है कि आप कितने जीनियन हो। नहीं लिया ना, आप लिखत तहरीर दो, शिकायत दो, स्टैम्प मार के देगा आपको एक्नॉलेजमेंट, और उसके बाद भी एफआईआर नहीं ले रहा वो पुलिस वाले की, उसके सुपेरियर्स को आप कंप्लेंट करो। अगर वो भी नहीं ले रहा है तो फिर आप कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करो कि चीटिंग हो गया, एफआईआर नहीं ले रहा है पुलिस वाला, कोर्ट ऑर्डर देगा। मगर अगर हर जगह ये समझ में आ रहा है कि आपका मामला सिविल है, आप तो 2-4-10 साल से उससे मतलब डीलिंग कर रहे हो, बाप के साथ बिजनेस कर रहे हो, बोलते बाप चीटिंग कर रहा है, बाप कहाँ से चीटिंग करेगा? 10 साल तक तो तुमको पैसा दिया है उसने, आपका शेयर मिला है, तो वो चीटिंग नहीं होता। तो ये मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और अगर आप अपनी शिकायत दर्ज कराने में सीरियस रहोगे तो पुलिस वाले शिकायत लेंगे। सर ये भर रहे तो जेल होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर किसी पे अपने देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। देखो मैं मुझे इस हॉल में आना था, ठीक है, मुझे यहाँ का दावतनामा मिला था और मुझे एजाज़ दिया गया कि भाई मैं तकरीर करूँ। तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने पता पूछा, यहाँ आ गया। मैं रोड पे उतर के मैंने ताजमहल का पता नहीं पूछा, मैंने अंधेरी का पता नहीं पूछा, मैंने दिल्ली का पता नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ जाना नहीं है। आपको जिस जगह जाना नहीं है उसका पता पूछते हो, फिर मुसीबत में फंसोगे तो आप जिम्मेदार हो। अरे भाई देखो सोशल फेसबुक पे जो है अभी ये सब जो सोशल साइट्स वगैरह जो है, इस पे आप अगर 2-4-10 कव्वाली का अगर मामला अगर देखोगे क्लिपिंग्स, तो फिर उसके पीछे नीचे लाइन से कतार लगी रहेगी कव्वालियों की। आप मुशायरे के 2-4 क्लिपिंग देखोगे तो उसके बाद लगातार कतार लगी रहेगी मुशायरों की। अगर आप जो न्यूज़ की देखोगे क्लिपिंग तो लगातार कतार लगी रहेगी न्यूज़ की। इसी तरह से अगर आपने जाने अनजाने गलती से या जानबूझ के किसी भी तरह से किसी फसाद की क्लिपिंग देखी और थोड़ा 2-4 और देखा तो नीचे लाइन से फसाद की क्लिपिंग रहेगी। अब वो चाहे मजहबी फसाद हो, सरहदी फसाद हो, ज़ुबानी फसाद हो, मगर आपका लगातार उस सिमत में बढ़ना आपके जहन को बताता है कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ है। अब अगर कोई आपको ट्रैक कर रहा है, और सोशल साइट पे ट्रैक करना बहुत आसान है, यानी सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप उसके अंदर देखते रहोगे अपने पसंद की चीज़ और सामने वाला आपके जहन को पढ़ता रहेगा, वो उसके पसंद की चीज़ देखता रहेगा। ये मालूम है हर चीज़ को। आप देख रहे हो कोई क्लिपिंग फसाद की, जुल्म की, ज्यादती की, गर्दन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सामने से आपका जहन देख रहा है, आपका चेहरा देख रहा है, आपकी आँख देख रहा है। इसका रिस्पॉन्सेस क्या है भाई? अगर 40 लोगों को कहे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर कोई 40 लोगों को कहेगा कि भैया एक किसी पे जुल्म हुआ, मेरे साथ कौन चलता है, 4 लोग मेरे साथ आने के लिए खड़े हो जाएंगे। मुझे टारगेट वो 4 को ही करना है। जो इन्वेस्टिगेटिव मशीनरीज जो है, तफ्तीशी एजेंसियां है, उनका एक ये है कि भाई
जुर्म होने के बाद पकड़ा जाए। तो यूरोप वगैरह में एक नया तरीका निकला कि जुर्म के पहले भी पकड़ सकते हैं। कैसे भाई? पता करो कौन कौन से ऐसे जहन हैं, माइंड हैं जो ये जुर्म कर सकते हैं। जैसे किसी को बोलो भाई चलो फसाद करते हैं, अरे मजा आएगा, अरे ये रहेगा, अरे वो रहेगा। भाई हर एक आदमी ना 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 बोलकर जाएगा, एक दो लोग राजी हो जाएंगे कि चलो करते हैं फसाद, बस खत्म, उनको ही पकड़ना है। फॉरेन में, यूरोप में हनी ट्रैप चलता है कि कोई मतलब डमी उनका एजेंट होता है, वो कोई बच्ची की शक्ल में, लड़की की शक्ल में कोई मैसेज भेजता है, कोई फोटो भेजता है, भाई ये ऐसा है, 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 दिलचस्पी जाहिर करता है। अब बेवकूफ़ आदमी जो होता है उसको सच्चाई समझ के उसके अंदर इंटरेस्ट समझता है, हाँ पॉजिटिव पैसा ये वो, एक दिन उसको उठा के अंदर डाल देते कि भाई ये आदमी है जिस पर किसी बच्ची पर जिनसी ज्यादती होने का खतरा है, डालो इसको अंदर। या उनके एजेंट्स होते हैं, मौलाना बन के आते हैं, हाफिज बन के आते हैं, नमाजी बन के आते हैं, बातें करते हैं मज़हब की, बीच बीच में शोशा छोड़ते हैं किसी फसाद का वगैरह वगैरह। अब वो देखते हैं कि मतलब इस तरफ आने वाले जहन कौन से हैं। मैंने एक मुकदमा लड़ा था, उस शख्स का इंतकाल हो गया, फांसी की सज़ा लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में चला, उसकी बीवी उसके अंदर मतलब वो थी। तो उसमें मैंने मतलब कन्फेशन पढ़ा, उसका एतराफ़ जुर्म पोटा के अंदर था, वो मुबिन साहब को मालूम है। तो उसका बयान ये था कि मैं दुबई में काम कर रहा था। अब देखो कैसे ट्रैप करते हैं और कैसे मतलब बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। दुबई में काम कर रहा था, तो ये कन्फेशन था। तो नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर ऐसा था, ऐसा था, ये था, ठीक है। नमाज होने के बाद बयान होता था। अब बयान होता था तो बयान में आलिम होते थे, आपकी माँ बहनों पे जुल्म हो रहा है, आपके बच्चियों पे जिना हो रहा है, और आप जो है कमाई के लिए मर रहे हो, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है आपको, वगैरह वगैरह वगैरह। अब भाई बयान ख़त्म हो गया। मैं मिसाल दे रहा हूँ जो हकीकत रिकॉर्ड है, मैं केस का नाम भी बता सकता हूँ। अब बयान हुआ, बयान ख़त्म हुआ, अब सब लोग मस्जिद से चले गए। दो लोग जो ज़ारो कतार रो रहे हैं, दो लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। मौलाना हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मजबूर हैं। मौलाना बोलते उठो, आगे बढ़ो। अरे क्या करे, कौन मदद करेगा, है लोग। अब वो कुछ जहन ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, और फिर बाद में मतलब जब वो गए अंदर, तो उनकी बीवी पिछले 12-15 साल से अंदर है, उसको फांसी लगाया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वो आदमी को फांसी लगी थी, उसका इंतकाल हो गया। तो ज़रूरत ये है कि भाई जिस गली में, अरे बहुत मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ भाई, जिस गली में आपको जाना नहीं उसका पता नहीं पूछना। भाई मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर के बारे में काहे को पूछूं मैं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे वगैरह अनजान लोगों के इनविटेशन कबूल मत करो। आप हमेशा कॉन्शियस रहो कि यार कहीं ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही है, मुझे मेरे ट्रैक से हटा तो नहीं रही है, कहीं ये चीज़ मुझे कानूनी अड़चन में तो। आप कभी भी ये मत सोचो कि आप ऑब्जर्वेशन में नहीं हो। मोबाइल होने से पहले आप ऑब्जर्वेशन में नहीं थे, या बहुत कम लोग थे। आज ये इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल और स्मार्टफोन की दुनिया में हर एक शख्स ऑब्जर्वेशन में हो। अगर आपका मतलब जो प्रोफाइल ओपन करेंगे, आप कैसे जहनीत के हैं, क्या क्या क्लिपिंग देखते, 2 मिनट पता चल जाएगा। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पड़ोस में पहले तो जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छा अवेयरनेस है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल करे। मुझे एक सवाल पूछना था। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, मतलब सास ससुर है और बेटा बहू है, उन लोग के भी 2 मतलब पोती पोते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर कि बहू ने ज़्यादा परेशान करके रखा है, हमारे सामने की बात है, और हम लोग आंटी अंकल को लेके पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेन करने के लिए कि भाई इस तरीके से मतलब एक सीनियर सिटीज़न को मेंटली एकदम हरेस बोलते हैं ना, एकदम परेशान हो गए थे।
तो वो पुलिस स्टेशन वालों ने हमारी कंप्लेन नहीं ली और उन्होंने ऐसा बोला कि ठीक है सीनियर सिटीज़न है, आपके साथ तो पुलिस है, आप एक काम करिए, आप घर पे जाइए, अगर ऐसा कोई क्राइम होता है, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप 112 पे कॉल करिएगा और हम लोग आपको पुलिस भेज देंगे। तो वो एक मतलब मैटर ख़त्म हो गया। मगर लास्ट मंथ है ना, हमारे हाथ में एक पेपर आया था उनकी मतलब बहू के ही बैग में से कि उसने जैसे शादी को जो 10 साल हुए ना, उसकी एक कहानी पूरी बना के उसने पुलिस स्टेशन में डिस्पैच किया है। मतलब मैंने खुद चेक किया, वो एफआईआर वगैरह नहीं थी, फर्स्ट कॉपी क्या बोलते हैं वो सब भी नहीं था, एक खाली एक पूरा एक क्या बोलेंगे प्रिंट के जैसा करवाया है, प्रिंट करवाया है और नीचे एक थप्पा और साइन है। तो अब मतलब मैं आपसे ऐसा मशवरा पूछ रही हूँ कि मतलब वो एफआईआर तो नहीं है, तो अभी जैसे ये अंकल आंटी क्या कर सकते हैं उसके अंदर? देखो ऐसा है कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके हुकूक के लिए स्पेशल लॉज हैं और सास बहू के झगड़े और बहू सास के झगड़े हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है तकरीबन। अब पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए बहुत टेढ़ा मसला होता है कि किसको सही समझे। बहू के इल्ज़ामात एक होते हैं, सास के और दूसरे लोगों के इल्ज़ामात एक होते हैं। यहाँ सुने तो वहाँ जुल्म का डर, वहाँ सुने तो यहाँ जुल्म का डर। 498 वगैरह जो है मतलब ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। 498 शादीशुदा खातून पर जुल्म, ससुरालियों की तरफ से, शौहर की तरफ से स्पेशली सज़ा रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुशाहिदा किया कि जो औरतों के हक़ के लिए कानून बनाया गया था, उनकी अच्छाई के लिए उनकी बुराई कर रहा है। क्योंकि जिस औरत ने अपने शौहर को या सास ससुर को जेल में डलवा दी, उसके बाद तो वो उसको घर में रखेंगे नहीं, फिर मतलब जो है सेटलमेंट के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 498 में अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करो सेटलमेंट करने वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जो अगर देखो कैसा है कि शैतान को तो आप नहीं सुधार सकते, शैतान को कोई नहीं सुधार सकता, ठीक है। अब ये है कि शैतान की शैतानियत से बचने के रास्ते जो वो इख्तियार किए जा सकते हैं। सर अब सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई ज़्यादा जुल्म कर रहा है, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो जो लोग ये समझते हैं कि यार एक दिन हमको अल्लाह को जवाब देना है, वो लोग अपनी तरफ से अपना अपना अर्जी लिखकर पुलिस चौकी में दे दे कि भैया इल्ज़ाम झूठे वगैरह 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 वगैरह, आप नतीजा खुद देख लेंगे अगर 2 4 10 लोग। मगर अगर आप बोलते कि भैया दूसरे का झगड़ा हम क्यों हाथ डालें, तो जालिम तो उसको उसी से हिम्मत मिलती है कि मुझे कोई रोकने वाला है नहीं, और उसके हिसाब से तो दुनिया में उसको मज़ा करना है, ऊपर वालों को जवाब देना नहीं है। तो अगर उन बुज़ुर्गों के साथ जुल्म हो रहा है तो पहले उनका बेटा खामोश क्यों है? बेटा तो साथ है ना भाई। तो इसका मतलब ये है कि इस जुल्म में बेटा भी शामिल है, अपने औरत की तरफदारी कर रहा है वो, और माँ के खिलाफ है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चाहे जो हो। अब अगर आजू बाजू वाले लोग अगर कदम उठाते हैं और लिखित रूप से तहरीरी शक्ल में पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करते हैं या मैजिस्ट्रेट कोर्ट को एक शिकायत भेज देते हैं, तो 2 4 10 लोग भेजते हैं, तो ये असर करेगा उनके ऊपर। मतलब पड़ोसियों को देना पड़ेगा। पड़ोसियों को, और पड़ोसी को मतलब कैसे ग्रुप नहीं कि एक अर्जी तैयार कर लिया 25 पेज का और 500 लोग ने साइन करके भेज दिया, ऐसे अर्जियों की कोई वैल्यू नहीं है। ओके ओके। क्योंकि जब भी ऐसे अर्जियों की तफ्तीश होती है, कोई भी सिग्नेचर करने वाला ये बोलता नहीं है कि इसमें लिखा हुआ सही है, मुझे मालूम वगैरह। हर एक आदमी अपने तौर पर जो है सेपरेट इंडिविजुअल कंप्लेंट है, शिकायत है, इंशाल्लाह तो वो असर करेगी। नहीं, लेकिन यहाँ पे कैसा है सर कि जो पड़ोसी हैं वो सीनियर सिटीजन के साथ ही हैं, वो बहू बेटे के पास एक भी, मेरे को नहीं लगता है कोई गवाह भी होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं ना पिछले 10 साल से क्या हो रहा है। नहीं, तो पुलिस चौकी में शिकायत करना चाहिए। अब वो अच्छा जिसके साथ जुल्म हो रहा है, अब वो माँ बाप ही अगर शिकायत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब अगर आजू बाजू सब जाके शिकायत करे और माँ बाप बोले भाई हमारी बहू तो फरिश्ता है, हमारा बेटा भी मतलब फरिश्ता आदमी तो है, ये एफआईआर होगी या जैसे उन्होंने एक एफआईआर नहीं होगी, उनको बुला के वार्निंग वगैरह देंगे, 2 4 6 घंटा बिठाएंगे, बस वो समझ जाएंगे उसमें। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल ये पूछना था कि शान रिसालत में गुस्ताखी पर कार्रवाई कैसे हो, और इंडिविजुअली करे या ग्रुप वगैरह मिलकर करना चाहिए? भाई ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, अच्छा नहीं लगे वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि भाई शान रिसालत में या मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ या सहाबियों के ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी करे, पोस्ट करे वगैरह वगैरह वगैरह।
अपना मुहासबा करना ज़रूरी है या नहीं है? इंट्रोस्पेक्शन, सबसे पहले अपनी तशरीह करना ज़रूरी है कि नहीं है? उसकी नमाज में मत जाना, उसके जनाजे में मत जाना, उसकी तकरीब में मत जाना, उसको कांधा देने मत जाना, ये उसकी मस्जिद है, ये उसका माइक है, ये उसका बोर्ड है। हाँ, आप पहले ही एक दूसरे को काट के बांट के रखते हो। आप जो है पहले ही एक दूसरे को काट के बांट के रखते हो। 5 साल के बाद बोलते हो कि देखो यार यहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी है, अगर मतलब जो है अगर लोगों ने सही वोट दिया तो एक कैंडिडेट अपना आ सकता है। अब पहले ही आपने उसके अंदर तफरीक करके रखा है, कैंडिडेट कहाँ से आएगा? और जब आप आपस में ही एक दूसरे के ऊपर लांछन करते हो, इल्ज़ाम लगाते हो, गलत बातें फैलाते हो, बोलते हो, आप देखो कोई भी पुलिस वाला इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे, फ़ौरन मुकदमा हो जाएगा। कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे, मुकदमा हो सकता है कुछ वक्त के बाद। मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जितने भी मुगल्लिसात बके, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग मतलब देखो, हम लोग अपना मुहासबा नहीं करते, आपस में ही मतलब अगर जो है अपने आप को मतलब जो हिस्सों में धड़ों में बांट के एक दूसरे को, इसकी नमाज सही नहीं है, उसकी तालीम सही नहीं है, इसका अदब सही नहीं है, हम आपस में करें। दूसरा पहले अपना सुधारो ना भाई। आपके अपने ने जब आपको गाली दिया, आप कार्रवाई करो, दूसरा वाला पहले ही बैठ जाएगा, बोलेगा अपने वाले को नहीं छोड़ता, मेरे को क्या छोड़ेगा। मगर जो आपका अपना वाला जो है आपके बखिए उधेड़ रहा है, आप उसके बखिए उधेड़ रहा है, वो बोलेगा भैया देखो ये मैं थोड़ी बोलता, ये तो ये बोलता है। आप समझ रहे? मतलब किसी ने किसी पर कुछ भी लांछन किया, गलत बात, नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, अभी आप देखोगे एंकरिंग के अंदर जो वो चलता है, वो बोलते हैं मैं थोड़ी बोलता हूँ, ये तो ये बोलता है, अरे ये ऐसा है, ये बोलता है। वो मतलब किसी मुसलमान को लाके खड़ा कर देते हैं कि देखो भाई ये इसके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। जोश में जज्बात में काम करने की बजाय आप तहरीरी शक्ल में दो। आपके जज्बात हर्ट हुए हैं, आप लिख कर पुलिस को दो, उनके आला अफसर को दो। आपको रास्ते पे निकल के मोर्चा और धरना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मोर्चे धरने से एफआईआर नहीं होता है, पुलिस वाले प्रेशर में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर ये तो ऐसा हो गया कि हम लोग आपस के अंदर ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किसी ने किया तो ये हम आपस का जो काम है वो तो आपने बता दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए क्या, हमारे पास एक हक है कि हम उनके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो शान में गुस्ताखी कर रहा है उसको सज़ा दी जाए। तो इसके ताल्लुक से हमारे पास क्या है, जैसे आपको बताया, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हर मुकदमे के लिए वही प्रोसीजर है। जैसे किसी ने खून किया, आप मिसाल ले लो, खून किया या गुस्ताखी किया, देखो प्रोसीजर एक ही है, एफआईआर होना चाहिए। अगर नहीं ले रहे पुलिस वाले के अफसरों के खिलाफ कंप्लेंट करो या मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट करो, पहला स्टेज, चाहे खून हो या गुस्ताखी। दूसरा, उसमें गवाहों को पेश करो, गवाहों के बयानात करवाओ। तीसरा, उसमें चार्जशीट दाखिल हो। चौथा, वो कोर्ट में मुकदमा चालू हो। पांचवा, उसमें गवाह पेश हो। छठा, खून हो या ये मुगलजात हो, कोर्ट में गवाही बराबर हो। उसके बाद जिरा में गवाह बराबर चुस्त रहें, मजबूत रहें, टिके रहें, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं। और उसके बाद जो है जज फैसला करेगा कि गुनाह साबित हुआ या ना हुआ। इसके लिए 5 साल, 7 साल, 8 साल लगेगा। मगर एक बात का एश्योरेंस देता हूँ, जिसने किया उसके ऊपर 1 या 2 एफआईआर हो जाए तो दोबारा वो ऐसी हरकत में इन्वॉल्व नहीं होता। और ऐसी हरकत करने वाला पूरा समाज नहीं होता, गिनती के कुछ लोग होते हैं जो कुछ रुपयों के भाव बिके होते हैं, आप उनके ऊपर एफआईआर करके कार्रवाई कर सकते हैं। मगर सिर्फ एफआईआर करना ही मतलब जो सॉल्यूशन नहीं है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। हेलो एडवोकेट साहब, सवाल ये था कि एक मदरसे को हम लीगल रजिस्ट्रेशन की शक्ल कैसे दें, और अगर मस्जिद और मदरसे का सर्वे है तो उसकी तैयारी किस तरह से करें? ये तो मामला जो है
क्रिमिनल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये सिविल इशू है। और महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया ऐसे कई मदरसे हैं मेरे ख़्याल से जो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरुआत में मदरसा रहे, बच्चे लोग अरबी तालीम हासिल करते रहे, बाद में मतलब जो मस्जिद की शक्ल हो गई। तो सबसे पहले तो माइक वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन जो रहे प्रॉपर्टी के, वो क्लियर होना चाहिए। मदरसा है या मस्जिद है ये बात की बात है, पहले डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है कि नहीं है। अभी अगर सरकारी ज़मीन पर, कलेक्टर की ज़मीन पर या किसी और ज़मीन पर 4 बम्बू गाड़ के मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, और फिर बाद में कि भाई ये है वो है वो है, तो मतलब वो बेस बुनियादी मतलब डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद मदरसा कब से चल रहा है और उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने की क्या शक्ल है, थोड़ा सा मतलब उसके अंदर मसले हैं। क्योंकि अगर किसी जगह को अगर वो लोग मस्जिद मानते हैं तो किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के एक मखसूस इलाके तक कोई शराब की दुकान नहीं हो सकती। और उस मतलब वो जो मदरसा मस्जिद जो है भी वो उसके अंदर जो है लोगों के आने जाने का मतलब जो है खुला इंतज़ाम होना चाहिए, एक्सीडेंट की शक्ल में वगैरह वगैरह जो है। इन सब बातों को देखकर मतलब जो वो लोग इजाज़त देते हैं, क्योंकि मतलब आवाम यहाँ पे आते हैं बड़ी तादाद में, तो जो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके किया जा सकता है। जैसे कब्रिस्तान का मसला होता है तो सरकार इजाज़त देती है कि भाई हाँ ठीक है यहाँ कब्रिस्तान बनाओ। थैंक यू। ये आखिरी सवाल रहेगा। पहले मदरसा शुरू होता है यूजुअली, जैसा सर ने बताया। पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लीगल फील्ड में भी हूँ, सिविल वर्क में। तो उसको प्रेयर हॉल की ही परमिशन मिलती है। अगर आप उसको रीडेवलप भी करते हैं तो प्रेयर हॉल ही होता है। मस्जिद का उसका वक़फ़ का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। कहीं भी अगर आप प्रपोजल भी डालेंगे तो अगर ओरिजिनली वो वक़फ़ बोर्ड में मस्जिद रजिस्टर्ड है या पहले चैरिटी कमिश्नर में थी, बहुत पुरानी, बिफोर 1950, और उसके बाद अगर वो सब्सिक्वेंटली वक़फ़ बोर्ड में आई है और उसको आप रीडेवलप करना चाहते हैं, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसको मस्जिद का स्टेटस मिलता है। गवर्नमेंट कोई भी पूरे इंडिया में कहीं भी मस्जिद की नई परमिशन नहीं दे रही है। तो आप प्रेयर हॉल करके उसको अप्रूवल ले सकते हैं और उसको मस्जिद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स लाइक एमिकेबल एक रास्ता है बीच का, जो मैं बता सकता हूँ मेरे तजुर्बे से। सवाल ये था कि मस्जिद पर कोई हमला करने आए तो हमें क्या करना चाहिए? एक तख़य्युली ख़याल है, ये प्रिजम्पटिव क्वेश्चन है। मस्जिद की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है। मस्जिद की अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। आप और हमारी बिसाती क्या है? एक बात, अब कोई हमला करने आ रहा है, क्या करना चाहिए? मोबाइल आपके हाथ में, बटन भी है, 100 नंबर डायल कर सकते हो, 101, 102, 103 भी डायल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि अब 2-4 लोग आ रहे हैं पत्थरबाजी करने, अल्लाह ना करे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपको लगे 2-4 लोग आ रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए, अब मैं फ़ोन करूँगा 100 नंबर पे तो कोई रिस्पांस नहीं देंगे। आप फ़ोन करके अगर बोल दो 100-200 लोग आ रहे हैं तो फिर देखिए। अगर पत्थर की जगह कोई और अगर मामला आप बताओगे नहीं ये लेकर आ रहे तो फिर देखिए, क्योंकि पुलिस को भी जो उनके आला अफसरान को जवाब देना रहता है। प्लस हर गली में आजकल CCTV फुटेज कैमरे लगा हुआ है। अब मसला क्या होता है, मस्जिद पे हमला करने आ रहे हैं, लोग देखते हैं, उसके बाद गवाही देने के लिए कोर्ट में चौकी में जाएंगे नहीं, तो फिर मतलब पुलिस किसको पकड़ेगी? और अब मतलब ये CCTV कैमरे वगैरह सब आने के बाद अब वो पहले वाले मामला नहीं रहे। अब मस्जिदें इतना तरने वाला नहीं रही। और जैसे मैंने बताया कि भाई हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया है। शुक्रिया। सर एक सवाल और है कि
कानूनी मालूमात हासिल करना हो, जैसे यहाँ तो फ्री अवेयरनेस कैंप में कानूनी जानकारी के लिए बुलाए थे, इसके अलावा भी अगर कानूनी जानकारी करना है किसी भी बात के ताल्लुक से, तो उसके लिए क्या करना है, कहाँ आना है? एकदम सादा उसूल, किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जहन से सोचिए कि मैंने जो सीखा है, पढ़ा है, देखा है, क्या सही है क्या गलत है। मैं किसी को नहीं मारूंगा, कोई मुझे नहीं मारेगा, भाई यही कानून है। कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा, मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा, ये कानून है। मैं किसी को चीट नहीं करूंगा, कोई मुझे चीट नहीं करेगा, यही कानून है। मैं गाड़ियां सब जो है यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, मैं पार्किंग नहीं करूंगा। कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर मत निकलो, मैं बाहर नहीं, यही कानून है। कोई वकील के पास जाने का और कोई नई चीज़ें सीखने की, हाँ टेक्निकली अगर कोई फंस गया किसी मुकदमे में तो फिर आपको किसी वकील की मदद लेनी पड़ेगी। थैंक यू। सबूत क्या चीज़ है? कानून सबूत मांगता है। सबूत क्या चीज़ है? सबूत के मायने क्या है? और अभी आजकल साइबर क्राइम बहुत हो गया है। एक हैकर ने मेरे को लेटर लिखा था कि मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस ने मेरा मैटर सुना और बोला रद्द कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रफा रफा कर दिया। तो ये सब ये साइबर क्रिमिनल्स आजकल बहुत बढ़ गए हैं। क्रिप्टो करेंसी में स्कैम हो रहे हैं, कितनों का बैंक लॉस हो रहा है, कोई बैंक से सब बैलेंस बैंक से रातों रात पैसे उड़ जाते। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ करना चाहिए? साइबर क्राइम के ताल्लुक से तो मैंने बोल दिया पहले से ही। अब सबूत जो है मैंने बोल दिया, जो साबित हो वो सबूत है, जो नहीं साबित हो कचरा है। सबूत जो है उसकी दो शक्ल है, एक डॉक्यूमेंट्री सबूत, कागजी सबूत, और दूसरा जो है मतलब कोर्ट में गवाही दी जाए। अगर किसी ने कोई हादसा अपनी आंखों से देखा है, उस शख्स की कोर्ट में गवाही, मुकम्मल गवाही, अधूरी गवाही नहीं, मुकम्मल गवाही का मतलब पहले पुलिस वाले ने स्टेटमेंट लिया है, कोर्ट में आता है, उसकी सरकारी वकील गवाही दर्ज कराएगा, फिर दफाई वकील उससे जिरह करेगा और फिर सरकारी वकील को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो ये मुकम्मल गवाही। जिसने आँख से देखा है उसकी गवाही, जिसने कान से सुना उसकी गवाही, ये गवाही जो है साबित करती है। जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है तो इसमें मेरी राइटिंग है, इसमें लिखी सारी बातें सही है, इस पर मेरी दस्तखत है, इसमें लिखा मामला सब सही है। अगर मैं हल्फिया कोर्ट में ये बोलता हूँ और जिरह में अपनी बात पर कायम रहता हूँ तो फिर ये सबूत हो गया। मगर ये मुझे नहीं मालूम किसने लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसकी हकीकत को मैं मतलब कंफर्म नहीं कर सकता वगैरह, तो ये साबित नहीं हुआ। टेक्निकल बात है ये। सर जैसे कि आजकल है ना वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया है, तो मतलब होना भी चाहिए। और वुमेन्स को इंपॉर्टेंस की वजह से उनके लिए बहुत सारे लॉज और रूल्स हमारे इंडियन लॉ ने बनाए हैं। सर तो क्या होगा अगर कि कोई आदमी के साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए, जैसे कि आदमी के साथ अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या रेप होता है, अगर कोई वुमेन साइड से कुछ हो रहा है, तो फिर आदमी के लिए क्या मतलब लॉज है? वुमेन के लिए तो लॉ सबको पता है, पर आदमी को क्या हो सकता है मतलब लॉ के अंडर में, तो क्या उसकी शक्ल सूरत है, क्या मतलब है? तो कैसा है कि आप ये नहीं बोल सकते, अगर वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बने हैं तो जो पार्लियामेंट है उनको ये एहसास है कि भाई इनकी हक तलफी हो रही है और बगैर कानून बने इसको नहीं रोका जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसी की एक शक्ल है। रेप जो मामला है वो औरत के ऊपर जो रेप का इल्ज़ाम नहीं लगता है, उसको प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता, वो मर्द पर ही होता है, जबकि यूरोप में थोड़ा मामला अलग है। इसी तरह से एडल्ट्री के कुछ कलम हैं तो वो अगर मतलब जो है वो आदमी के ऊपर हो सकता है, औरत के ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में जितने ज़माने तक मतलब जो है औरतों को दबा के कुचल के रखा गया, मजबूर रखा गया, तालीम से दूर रखा गया, इन सब चीज़ों को गौर ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है, सरकार ने सारे कानून बनाए हैं कि ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, उनकी हक तलफी ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्दों के लिए कोई कानून है, आपके लिए सारे कानून है। अगर हक तलफी हो रही है आप शिकायत करो, सुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मालूमात हमें दी।
कुछ चीज़ें मेरे जहन में भी थी, उन सवालात के जवाब भी मुझे यहीं पर मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप हज़रात की खिदमत को, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, उन लोगों की खिदमत को खूब जो है कबूल फ़रमाए। और हम जो है इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स, हम सभी इस बात का इरादा करें कि हम खुद भी ऐसे प्रोग्राम्स में खुद भी जाएंगे और अपने दूसरे अहबाब को भी भेजने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग इलाकों में करने की कोशिश करें। सब करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे सामने जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और एक मशहूर शख्सियत बम्बई की एडवोकेट मुबीन सोलकर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी जो है उनका शोबा यही है, तो हम ये चाहेंगे कि कुछ वक्त जो है वो हमारे सामने इन चीज़ों के ताल्लुक़ से कुछ तासुरात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं वो, तो मैं उनको मदऊ करूँगा कि वो आएँ और जो है कुछ तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जो 2 सेशंस अभी हुए हैं वो काफ़ी एनलाइटनिंग सेशंस रहे हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर जो होते हैं उनको वैसे ज़्यादा बोलने के लिए दिया नहीं जाता, बिकॉज़ स्पीकर्स नहीं होते वो, उनका आने का मकसद कुछ और होता है। और काफ़ी मालूमात जो है हमारे दोनों ब्रदर लॉयर्स ने दी है, और क्योंकि हम एक गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से आए थे, हमें नहीं पता था कि कुछ हमको भी कहना पड़ेगा, और ख़ास करके जब हमारे पास इतने कीमती चीफ गेस्ट भी मौजूद है, हमको उनको भी अभी सुनना है और काफ़ी वक्त भी हो चुका है। लीगल इश्यूज़ पर काफ़ी बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। हम तो सिर्फ कुछ बातें जनरल कहना चाहेंगे। पहली बात तो हम वाब भाई जैसी बढ़िया उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन शुक्रगुजार है हम जो ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने ये जो है सेमिनार जो है अरेंज किया लीगल अवेयरनेस पे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जहाँ पर जो मुस्लिम्स या रिलीजियस पर्सनालिटीज़ जब जुड़े होते थे, तो हम भी कई बार कहते थे कि ऐसे सेमिनार्स होना चाहिए, लीगल अवेयरनेस होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी हमारी जो लाइफ है, जो हम लोग जी रहे हैं, इसके बारे में भी तो गाइडेंस होना चाहिए। हम लोग रिलीजियस बातें करते हैं और ईयर आफ्टर की बातें होती है, लेकिन इस लाइफ के बारे में भी क्यों नहीं ट्रेनिंग होना चाहिए लोगों को। तो कहा जाता था कि नहीं, हम लोग जो है कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए जो है हम लोग या तो ज़मीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सेमिनार जैसे अरेंज किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हमें खुशी है कि हम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो टॉपिक चुने गए थे ना, ये भी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आज के जो हमारे सिनारियों में जो हम लोग रह रहे हैं। यही जो डॉक्टर नदीम, एडवोकेट नदीम जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला काम है। यही काम अगर जो है इसका रेलेवेंस जो है हमको 2019 में समझ में आया, जब ये सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने की जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। वही अगर एडवोकेट नदीम ये बात हमें 5 साल पहले समझाने की कोशिश करते, तो हमें लगता कि इनकी वकालत नहीं चल रही है, इन्होंने ही फील्ड कोई शुरू कर दी है डॉक्यूमेंट के बारे में। लेकिन आज हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, इसके लिए इतने सवालात भी आ रहे हैं, और हमें पता है कि कई सारे लोग उन तक पहुँचेंगे और अपने जो है क्वेरीज़ का आंसर लेंगे उनसे, और हमारे जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिजॉल्व करेंगे। सिमिलरली जो एडवोकेट वहाब साहब ने जो बात कही, जो हमारे लीगल राइट्स है एज अ विक्टिम एज वेल एज एन अक्यूज्ड, ये भी उन्होंने जो है काफ़ी डिटेल में आप लोगों तक रखी है। हमारा सिर्फ उसमें यही कहना रहेगा कि कई सारे सवालात ऐसे थे जिसमें लोग चाह रहे थे प्रोसीजरल क्या करे, या उसका एक हमारे लिए क्या एवेन्यूज़ ओपन रहे। और ये भी कहा जा रहा था हमसे कि आज के माहौल में जो है मुसलमान डरे हुए हैं और एक खौफ का माहौल है, और स्पेशल रेफरेंस दिया गया था कि बुलडोज़र तक चले जा रहे हैं, तो इसके बारे में मुस्लिम्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि इसका क्या हल है। देखिए, पहली बात तो एज अ मुस्लिम वी डोंट नीड टू गेट स्केर्ड, चाहे वो किसी का राज क्यों ना हो, चाहे बुलडोज़र का राज हो या कोई और राज हो। हमें पता है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उनके मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक कि इसकी लीगैलिटी का सवाल है, देखिए कुछ लोगों में ये डर है, कभी किसी से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो आज उनके जहन में ये आता है कि ख़ास करके जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उनसे ये सवाल आता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे घर को डिमोलिश किया जाएगा, हमें तो झूठा फंसाया गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि
जो है हमारी पूरी जो है प्रॉपर्टी को जो है तोड़ दिया जाएगा, जैसे दूसरे शहरों में हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझ ले कि ऐसा ये जो भी है ये कानूनी नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई भी पुलिस अथॉरिटी को राइट नहीं है कि वो आपका घर आकर डिमोलिश करे। ये चीज़ के लिए जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए, नोटिस दी जाती है, उसके बाद जो है म्यूनसिपल अथॉरिटी को राइट है कोई प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने का। और इसके लिए रिसेंटली जो गुवाहाटी के हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो बहुत सीरियस फटकार दी थी पुलिस को कि एक केस के अंदर नागांव डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे ही कुछ आरोपियों के घरों को जो है डिमोलिश कर दिया गया था। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये कौन से राज में हम लोग रह रहे हैं, क्या ये जंगल राज है, ये पुलिस राज है, या पुलिस गैंग वॉर का राज है। हम लोग ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, जो भी होगा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही होगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग जहन में रख सकते हैं, हमें कोई इसकी डरने की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हम लोग चाहते हैं कि हमारा एम्पावरमेंट हो, ये जो भी आप लोग के सवालात आ रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास वो नॉलेज हो, सही नॉलेज हो, हमारे जो राइट्स है उसकी हमारे पास जो है पूरी अवेयरनेस हो। तो हमारी राय तो ऐसी रहेगी कि इसके अंदर बहुत अच्छा ये होगा कि हम लोग एक अहद करें कि हमारे फैमिली में से क्यों ना हम कम से कम एक जो है लॉयर क्यों ना तैयार करें। और इससे जो है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, हर जो लॉ है उसके हुकूक हमें पता होंगे, हमें पता रहेगा कि हमारे साथ हमारे फैमिली में एक लॉयर है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो जब हम लोग रोड पे चलते हैं, अगर हम सही रास्ते से चल रहे हैं और कोई एक रॉन्ग वे से आ गया, नो एंट्री से आ जाता है, तो कैसे हमारा रोब होता है उसके ऊपर। हम हमारी गाड़ी पीछे नहीं करते क्योंकि पता है वो गलत है, हम तो सही है, हम क्यों पीछे गाड़ी ले, है ना। क्योंकि आपको पता है यू आर विद द लॉ एंड द लॉ इज़ विथ यू। So when you are a lawyer, or if you have somebody who is a lawyer in your family, or if you are aware of what are your legal rights, you will have that confidence in yourself. So we should make more lawyers. Unfortunately क्या हो रहा है कि कुछ वक्त तक तो लॉयर के प्रोफेशन को ही इतना मतलब ऐसी नज़र से देखा जाता था कि पता नहीं कि ये तो मतलब झूठ बोलने वाला प्रोफेशन है, पता नहीं इनकी कमाई भी हलाल है कि नहीं है। लेकिन वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने एक बुरे वक्त में अगर किसी लॉयर की मदद ली होगी और वो लॉयर ने उनके वक्त पे काम आए होंगे, तो उनको पता है कि यही जो लॉयर है वो कैसा उनके लिए फरिश्ता बन करके उनके लिए काम किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और ये लीगल प्रोफेशन को है वो इम्पोर्टेंस दे। सेकेंडली ये और भी इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ तक ये स्क्वेरी आई थी कि औरतों के लिए जो है इतने कानून बने गए हैं, जैसा कि हमारे वहाब भाई ने कहा कि इसके लिए बने गए कि लोगों के कानून को लग रहा था लेजिस्लेचर को कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए। तो क्यों ना हमारे जो है हमारे घर में भी जो हमारे बहनें हैं उनको भी क्यों ना इस प्रोफेशन में लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 सालों से इस प्रोफेशन में है, हम लोग देख रहे हैं कि कई सारी जो है हमारी सिस्टर्स भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रही है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा है कि उन लोग भी इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर हम लोग एक लॉयर का प्रोफेशन एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हलाल हराम के इसमें हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्या हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी। बल्कि ये सोच लीजिए कि एज अ लॉयर एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम, हमारे लिए तो और ईजी है टू बिकम अ लॉयर एंड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड अ ट्रूथफुल लॉयर, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग जज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, किस में जो है गुनाह हुआ है, किस में गुनाह नहीं हुआ है। हमको भी एक आइडिया आ जाता है। कुछ वक्त के बाद हम लोग भी समझ सकते हैं, जैसे कि पुलिस कहते हैं ना कि पुलिस जब मुजरिम की आंखों में देखता है तो उसको पता चलता है कि इसने गुनाह किया है कि नहीं किया है। उसी तरीके से एक लॉयर को पता चलता है कि उसके क्लाइंट ने गुनाह किया है कि नहीं किया। और हमारे पास वो अथॉरिटी है, हमारे पास वो राइट है कि हम उसका केस लड़े या ना लड़े, हम उसकी केस टेकअप करें कि ना करें। लेकिन इसमें एक और एंगल ये भी आता है कि जैसा कि एक कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो जस्ट बिकॉज किसी के हाथ से गुनाह हो गया है तो हम उसको डिस्कार्ड ना कर दे, यार हम उसको ऐसा नहीं कि हम उसको जो है किसी के कोई बिगैर मदद के उसको ऐसे ही छोड़ दे और वो उसी में जो है हमेशा पड़ा रहे और उसको रिहैबिलिटेट या उसको जो है रिफॉर्म करने का मौका ना मिले। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोर्ट भी देखता है कि ये तो पहली बार गुनाह किया हुआ मुजरिम है, इसको हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, इससे एक बार गलती हो गई, अगर हम इसको एक मौका दें तो ये ठीक हो सकता है, फिर से इससे ऐसा गुनाह नहीं होगा। तो वो रिफॉर्मेटिव थियोरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो हमारे कानून में भी है। तो हम लोग जो है उस चीज़ को भी देख सकते हैं कि कौन सा मैटर ले, कौन सा मैटर हम ना ले।
तो ज़रूरी नहीं है कि इस प्रोफेशन में रहे तो हमको गलत लोगों का साथ देना पड़ सकता है या हमको हर बार झूठी बोलना पड़ सकता है। तो ये चीज़ जो है आप अपने जहनों से भी जो है वो निकालिए। हमको याद है कि एक बार हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, तो हमने वहाँ देखा कि नमाज के लिए हम गए तो सारे वकील जो कोर्ट के पास थे वो अपना कोर्ट जो है मस्जिद के बाहर एक जगह पे लगा करके जो है फिर नमाज के लिए जा रहे थे। तो हमने पूछा अरे सब कोट्स क्यों निकाल रहे हैं, क्या बात है, तो कोर्ट में भी तो नमाज हो सकती है, हमारा कोट काला कोट पहने हुए। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, बोले इसको बाहर रख कर ही पढ़े तो शायद नमाज की कबूलियत में और इजाफा हो, ऐसा कुछ। तो हमने कहा ये एक मेंटालिटी है, इसको हमको चेंज करना है, इसको हमें जो है इसको हमारे जो एक आइडियोलॉजी और थिंकिंग से निकालना है कि ऐसा नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ सेट टू बी अ नोबल प्रोफेशन। और इस प्रोफेशन को नोबल इसके लिए कहा गया है कि ऐसे में हम लोग इंसाफ की मदद करते, इंसाफ लोगों को दिलाने की मदद करते हैं, खाली हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं हैं। आप देखेंगे एडवोकेट वहाब भी उन वकीलों में से है, और जो है, और एडवोकेट नदीम भी देखिए वो भी उन्होंने एक अपना टाइम रखा है फ्री जो है ये अवेयरनेस के लिए मदद करने का। एंड एडवोकेट वहाब हैज़ ऑल्सो वर्कड अ लॉट फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड गुड लॉयर्स। उनके पास जो है, जो झूठे फंसे हुए लोग हैं, उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन एडवोकेट नहीं मिलते, तो ये है उनमें से जो उनकी मदद करते हैं नई फीस या कम फीस में। तो ऐसा भी हमको मौका मिलता है किसी को इंसाफ दिलाने का, जो ये प्रोफेशन के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। और हमें जो है ना इसमें एक आसानी क्या होती है एज अ लॉयर, क्योंकि हम लोग मुस्लिम भी, हमको भी पता है कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हमको सिर्फ हमारी कोशिश करनी है। अगर हमने कोई ब्रीफ लिया है, अगर हमने कोई केस ली है, कई बार क्लाइंट आते हैं और ये बोलते हैं भाई हमने वकील तो किया था लेकिन वो वकील फिर गया। ऐसे वकील कैसे फिर सकता है? वकील का तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कोई ब्रीफ लेता है तो उसके उस क्लाइंट के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके उस केस के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सब में पहले उसकी अल्लाह की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या जवाब देना है उसको। तो वकील तो ऐसा फिर ही नहीं सकता। तो ये जो है एक बहुत सारा कुछ करप्शन जैसे कि आ गया इस प्रोफेशन में, लेकिन हमको उसको डिस्पेल करना है। और हम लोग जो है इस चीज़ को अगर करेंगे तो ज़रूर जो है हमारी कौम भी एम्पावर हो जाएगी। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स, जितने जो लॉयर्स अगर हमारे अगर कौम में बढ़ते जाएंगे तो हमारे कौम से कोई खिलवाड़ करने के लिए 10 बार सोचेगा। एक बात ये सोच लीजिए, कई बार हमारे ये सवाल आ रहे हैं जो सवाल भाई कर रहे थे, इससे ये पता चलता है कि उन लोग को डर है ऐसा होगा तो हमारी कोई मदद भी करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके साथ लॉयर है, आपके फैमिली में है, आपके कम्युनिटी में है, आपके मोहल्ले में है, तो ज़रूर जो है आपको इंसाफ मिलेगा, ज़रूर आपको आपके लीगल राइट्स जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। तो हमारी ये राय है कि जो भी इसमें कहा गया, जो भी हमारी ये सब चीज़ की, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और आप लोग सब ने भी अपने फैमिली में इस चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि जितने हो सके इस लीगल प्रोफेशन में आए, और जो है इससे हमारी कौम का ही एम्पावरमेंट होगा, और हम लोग ज़रूर जो है एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे दूसरे कौमों के लिए कि जैसा कहा जाता है मुसलमानों के बारे में, हम लोग वैसे नहीं हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट साहब ने बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह और रहबरी फरमाई हमारी। और ख़ास उन्होंने जो बात की है कि हम सब इंशाल्लाह इस बात का इरादा करें कि हम अपने घरों में जो है एडवोकेट को भी पैदा करेंगे, इंशाल्लाह लॉयर्स को भी पैदा करेंगे। इसमें एक चीज़ ख़ास ये भी है, मेरे जहन में भी ये बात आई थी कि हमारे एक अच्छे मिल्लत स्कूल के अच्छे एक ट्रस्टी और जानकार हैं सिद्दीक भाई, और उन लोगों से मुझे ये चीज़ सीखने मिली कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम एडवोकेट बनाएंगे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ LLB को खाली ऐड कर लें, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज नहीं कल बहुत सारी कॉरपोरेट्स में भी, जैसे बिजनेसेस के लिए भी जो है लॉयर्स की ज़रूरत होती है, तो कॉरपोरेट लॉयर्स भी होते हैं। तो लॉयर की एक ही किस्म नहीं होती, बहुत सारी किस्म के लॉयर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को जानना, और हम खुद अपने ग्रेजुएशंस के साथ में, हम खुद, मेरा एक फ्रेंड है जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका खुद का IT कंपनी है, और उसने उसके साथ साथ में उसको एक शौक़ था कि नहीं मुझे LLB भी करना है, तो वो IT फर्म के साथ में उसने LLB भी किया और उसने सारी चीज़ें अपनी हासिल भी की। तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है चीज़ें। आज के ज़माने में तो कोई भी तालीम हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है, तो हम सब इस पर जो है कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है सही कोशिशों के साथ में चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और एक ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने कहा कि हमसे जो गलतियाँ हो जाती है ना, एक इंसान से कोर्ट उसको माफ़ कर देता है। सबसे ज़्यादा रहीम व करीम ज़ात हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमने बहुत सी गलतियाँ की, हमारे गुनाहों की ये सज़ाएँ हैं।
तो हमको सबसे पहले तो अपने गुनाहों का एतराफ़ अल्लाह से करना है। तो हम सब इस बात का एतराफ़ करें कि अल्लाह के सामने अपने आप को जो है मुल्ज़िम समझें कि हमने गलतियाँ की जिसकी वजह से हम पर हालात है। आइंदा इंशाल्लाह अच्छा करने का आज़म करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वराउल वरा है, हम सबको माफ़ भी करेगी और हम जो है कामयाब भी होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने जो इस मजलिस के ख़ास जी फरमाएं, बोलना चाहे। हाँ जी 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 बहुत मुख्तसर वक्त लेंगे। अभी मुफ्ती साहब की इंशाल्लाह बात होगी, मुफ्ती साहब की बात होगी, उसके जी बाद सिर्फ 2 मिनट लूँगा मैं। 10 मिनट। मेरा नाम मुख्तसर सी बात सलीम होगी। गली न्यूज़ है, मैं गली न्यूज़ चलाता हूँ। मुबीन भाई ने अभी जो बात की लॉ के बारे में, वो मेरे पे बहुत फिट होती है, इसलिए मुझे लगा मैं आपको बताना चाहिए। 92 में मैंने फर्स्ट ईयर, 94 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, वाह भाई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। 140 स्टूडेंट में सिर्फ 4 मुस्लिम बच्चे थे। मैंने भी पब्लिक की यही बात जो मुबीन भाई बोले ना, काला कोट होता है, वो झूठ बोलता है, हराम की कमाई है, यही हुआ था। छोड़ दिया था मैंने लॉ कॉलेज। उसके बाद वक्त बढ़ते गया। एक केस में मुबीन भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो मैंने लॉ का रुतबा देखा मुबीन भाई का, हाई कोर्ट में जाना, मुबीन भाई याद है सुप्रीम कोर्ट तक हमें बिना लॉ की डिग्री के सुप्रीम कोर्ट गया मैं मुबीन भाई के साथ मैटर्स के लिए। तो लॉ का प्रोफेशन मुझे पता चला कितनी वैल्यू है। मैं आपको इसलिए बताना आया हूँ, 25 साल बाद मैंने लॉ कंप्लीट किया और पिछले साल मैंने LLB कंप्लीट किया हूँ सिर्फ लॉ के वजह से। ये मुझे मुबीन भाई के इससे बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने हमारे मेहमान खुसूसी इस मजलिस के चीफ़ गेस्ट और हमारे कह सकते हैं इमाम, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत सारी सलाहियत से नवाजा है। खुसूसी तौर से जो अंदरून में भी बैरून में भी इनकी काफ़ी सारी मेहनतें रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आलमियत के साथ जो है इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन रियाद से कंप्लीट किया। उसके अलावा बहुत सारी खिदमत काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए, कॉरपोरेट कंपनीज़ के लिए एडवाइज़र हैं, जैसे ऑक्टावेयर कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और इस तरीके से बहुत सारा शरिया कंप्लेंट और बहुत सारे इदारों के साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़कात इंडिया सेंटर उसके भी चेयरमैन है, दारुल कज़ा को भी देखते हैं और ऐसी काफ़ी सारी खिदमत, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शायद गिना भी ना सकूं इतनी सारी खिदमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी कम उम्र में माशाल्लाह मौलाना से मुफ्ती साहब से ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह उनका जो है साया हम सब पर बाकी रखे और जो है मुस्तकिल हम उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। तकरीबन जो है मुफ्ती साहब ने जो है अभी यहाँ पर इससे पहले भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हुए उसमें बिज़नेस के लाइन से भी, तो यानी हर मौके को जैसे हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की जो है ना हम सब के लिए रहबरी फरमाई है। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब में वो चीज़ हमको देखने मिली कि मुफ्ती साहब जो है दुनिया आखिरत की लाइन से जो चीज़ की रहनुमाई है हर लाइन से रहनुमाई करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में और इनके इल्म से हम सबको इस्तेफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। वक्त बहुत गुज़र चुका है और वैसे तो माशाल्लाह ये मोहल्ला ऐसा है कि रात में बहुत देर तक जागता है और दिन में बहुत देर तक सोता है। पहली दरख्वास्त तो ये है कि किसी के आगे सीट अगर खाली हो तो उसको मुकम्मल कर लें। मुझे बड़ी बेचैनी होती इस तरह बात करने के लिए। ज़रा आगे आ जाएं और मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, आप बेफ़िक्र रहिएगा। इसमें एहतमाम पता चलता है कि आप कितने एहतमाम के साथ बात को सुन रहे हैं। हम अभी जो है ना वो एकदम एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ देना उस मिजाज के आदी हो गए हैं। अल्लाह खैर आफ़ियत का मामला करें। इतनी अहम शख्सियात और बहुत अहम बातें कही गई, लेकिन जब तक हमारे अंदर उसका अज़्म, हौसला, उसके सिलसिले की फ़िक्र पैदा नहीं होगी, सिर्फ बैठना, वो कहते हैं ना गुफ्तन शुनीदन व बरखास्तन, और माशाल्लाह कुछ जो है खाने पीने का इंतज़ाम हो तो वो भी जो है निज़ाम बनता है आप जैसे बताया गया। 2-3 बातें जो बहुत जो है क्या कहते हैं नुकात के दर्जे की है वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगा।
और उसमें कुछ सवालात भी अगर करूं आपसे, उम्मीद करूंगा कि आप जवाब दें। अभी तक आप लॉयर साहब से सवालात कर रहे थे, 3 लॉयर्स हैं, तो मेरी तो बारी आई नहीं है, और अगर मेरे पास सवालात करने का सिलसिला शुरू हो जाए फतवे का और मसाइल का, तो फिर तो आपको फ़जर भी साथ में ही अदा करनी पड़ेगी। मैं खुद सवाल करूँगा। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में, सिल्म में, सलामती में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर न, शैतान के जो नक्श होते हैं, खुतवात कहते हैं, एक बच्चा अगर साहिल समंदर चलता हो ना तो उसके पैरों के नक्श लगते हैं, और उसी के पीछे पीछे कोई और चले तो उसको कहते हैं खुतवात। तो ऐसे शैतान के कदमों पर न चलें। इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का मफ़हूम क्या है? आप में से कोई बताएगा? इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का मफ़हूम क्या है? कोई हर्ज नहीं है, सही जवाब हो, गलत जवाब हो, आधा अधूरा हो, अपनी इल्म में हो, क्या है? तक़वा जी। और अगर तक़वे पर चले और कानून की मुवाफ़क़त न करे तो? हाँ, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। इनको एक खुसूसी इनाम दीजिएगा, क्योंकि मेरे जहन में जो आप देखिए ईमानियात, अब ये 5 शोबे मैं खुद जिक्र कर देता हूँ। 5 शोबे हमारे ईमानियात, जिसमें हमारे अकायद आते हैं, तकदीर पर ईमान, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर तफसील है। उसके बाद इबादत, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज आता है। फिर मुआशरत, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक, ज़ौजा के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, वो सारे मुआशरत से मुताल्लिक़ है। फिर मुआमलात, कि हम डीलिंग्स कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे रहते हैं। और फिर अखलाक़ियात, अखलाक़ियात का शोबा इस हैसियत से और इस मजलिस की मुनासबत से बहुत अहम है। अगर हमारे अखलाक इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हो जाए तो हमें लॉ या लॉयर्स या लॉ के जो मसाइल हैं उसकी कोई पेश ही नहीं आएंगे। अब इसमें आज ही एक उन्वान था, औलाद की ज़िम्मेदारियाँ। उस उन्वान के ज़िम्मन में मैं कुछ पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे बहुत अहम नुक्ते की नज़र मिली कि एक है लॉ ऑफ नेचर और एक है लॉ ऑफ शरिया। यहाँ आएंगे तो लॉ ऑफ द लैंड है, वो मुस्तकिल एक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड एंड लॉ ऑफ शरिया। उस दरमियान कैसे आप मुवाफ़क़त मुताबकत रखें। मुफ्ती उमैर साहब ने कहा था कि फैमिली फ़र्स्ट का भी तारुफ़ कराएं, ताकि लॉ ऑफ शरिया और लॉ ऑफ द लैंड दोनों क्लैश न हो। मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि उन दोनों लॉ को अपने सामने रखे अपने मामलात में। एक है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर ऐसा है कि आपने मसलन आपने अपने बेटे की तरबियत सही नहीं की तो इसका असर बाद में आपको पड़ेगा। आपने अपने वालिद को सताया है, परेशान किया है, उनके हुकूक ज़ाय किए हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी लेकिन उसका असर आपको बाद में पड़ेगा। लॉ ऑफ नेचर में फ़ितरत अल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा कहा गया। लॉ ऑफ शरिया में माफ़ी है, लॉ ऑफ शरिया में माफ़ी है। अल्लाह की तरफ से माफ़ हो गया, आपने बंदे से माफ़ी मांग ली, माफ़ी हो गई। लेकिन लॉ ऑफ नेचर में माफ़ी नहीं है। वो एक निज़ाम बनाया हुआ है, फ़ितरत अल्लाह लती फ़तर अन्नास अलैहा, और पूरी दुनिया के लिए है। बस ये एक पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ। आज हमारे हालात, हम जो ये चीख पुकार कर रहे हैं ना, ये दूसरों की वजह से नहीं है, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं अभी आ रहा था, हमारे मोहल्लों का हाल क्या है? क्या अत्तुहूर शतरुल ईमान हमको नहीं सिखाया गया? क्या हम अपने मोहल्लों को साफ़ नहीं रख सकते? हम जब रोड पर चलते हैं, मोहम्मद अली रोड के जितने सिग्नल हैं उनका हाल क्या है? कानून की मुवाफ़क़त करना और कानून का पास करना, क्या ये हमारा शरई हक़ नहीं है? मुफ्तियान बैठे हैं, आप पूछ लीजिए कि वो कानून अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम इल्ला शर्तन अहल्ल हलालन और हर्रम हरामा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है कि वो मुसलमान अपने शर्तों पर कायम रहता है,
हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क की हैसियत से मुल्क के वो कानून जो शरीयत में मुदाखलत नहीं है, वो सारे के सारे शरीयत के ज़ाब्ते पर हमारी ज़िम्मेदारी है। यकीन करे दिल रोता है, रमज़ानुल मुबारक है और मैं मोहम्मद अली रोड से गुज़र रहा था, एक बाइक वाले की पीछे दूसरे जो एक अजनबी सा इंसान था, मुमकिन है कि वो गैर हो, उसकी बाइक किसी चचा की गाड़ी को लग गई। अब चचा ने बाइक ऐसे लगाई, सारा मजमा जमा, वो मुगल्लज़ात और वो कलिमात के दिल दहल गया और सारे लोग देख रहे हैं कि ये चचा इतनी बड़ी दाढ़ी और इस तरह की कैफियत, और इस कहाँ गए हमारे अखलाक। हो गई, गलती हो सकती है, कोई मामला हुआ है, आप अपने जज्बात को काबू में रखें। दूसरा एक नुक्ता बताना चाहता हूँ, हम रिएक्टिविटी बन गए, रिएक्शन में बहुत आते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। हालात अगर बनते हैं, तलाक का कानून बना, हमने 4 करोड़ जो है ना माशाअल्लाह क्या कहते हैं वो सिग्नेचर जमा किए और बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। क्या हमने अपने घरों के हालात को दुरुस्त किया? क्या हमने अपनी बहनों के हुकूक़ के अदा करने की सिलसिले की फ़िक्र की? मैं तो मुफ्ती उमैर साहब और यहाँ बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं कि क्या इस तरह के प्रोग्राम हमारी मस्जिद में नहीं हो सकते? क्या मस्जिद में शरीयत यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इतनी ही बात करनी है, उससे आगे की बात हम नहीं कर सकते? क्या हम एडवोकेट मुबीन और एडवोकेट वहाब साहब को और एडवोकेट नदीम साहब को अपनी मस्जिद में नहीं बुला सकते? ये ज़िम्मेदारान को समझना होगा कि ये सारे के सारे ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियात और उससे आगे एक बात सियासियात का है, हमको बैलेंस करना होगा। हमारे में बात साथी वो है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कि वो ईमान के बहुत मजबूत, अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं होता, घर में जाके बीवी के साथ ज़्यादती करता है, बच्चों के हक़ अदा नहीं करता। ईमानियात मजबूत है लेकिन मुआशरत ख़राब है। एक आदमी इबादत में तहज्जुद का पाबंद है, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ रहा है, मामले में आता है पैसे देता हूँ ना 2 दिन में मिल जाएंगे, 2 दिन में मिल जाएंगे। अब वो 2 दिन आता ही नहीं, 2 साल हो गया, भाई अल्लाह के लिए दे दे। ये मामलात कहाँ हैं? तो हमको बैलेंस होना चाहिए और कम से कम दर्जे में, जितने हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, कम से कम दर्जे में ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात के अपने ज़ात से मुताल्लिक जो फ़राइज़ हैं उसको मालूम करें, ज़रूरी है। हमको पता ही नहीं होता, हमने सूरह फातिहा वो भी बहुत आखिर में जाकर दुरुस्त होती है और वो कर लिया और थोड़ी बहुत बात करना आगे, हम समझे कि हम तो बहुत बड़े, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इसकी बुनियादों में जाएं। कम से कम अपने फ़राइज़ तो मालूम करें। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ तो मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मैं किसी से मामला कर रहा हूँ तो मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, इसको समझने की कोशिश करें। ये सारी बातें मैं बारहा कहता हूँ। कब्र के 3 सवाल, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुक, और मैदान महशर के 5 सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफना, अपनी उम्र कहाँ गुजारी, वान शबाबिही फ़ीमा अबला, अपने जवानी कहाँ गुजारी, वान मालिही मिन ऐन इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। बड़ा मामला गड़बड़ है। हम किसी दर्जे में अपनी नमाज रोज़े तो पूरे कर भी लेते हैं, मामलात का ये हाल है। अभी कोई साहब ने सवाल किया था कि इस तरह की जो है चीटिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से आदमी हमको जो है लूट लेता है। क्यों लूटेगा? एक मोमिन को कोई धोखा दे ही नहीं सकता। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। हमारे मामलात, कुरान करीम की सबसे तवील तरीन आयत है आयत दैन, इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। हमारे कि जो भी कोई मामला करो तो लिख लो। हमारे यहाँ मामलात लिखने का कोई निज़ाम ही नहीं। लॉयर को पहले जाकर 10-20 हज़ार रुपये देकर अपने मामलात को मुकम्मल वाज़े नहीं करेंगे। जब मामलात इख्तिलाफ़ के पड़ेंगे तो लाखों रुपये, करोड़ों रुपये देना पड़ता है, फिर भी मामला हल नहीं होता। तो ये शरीयत के अबवाब है, इनको समझने की ज़रूरत है। व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, जो मुआहदे हमने किए हैं आखिरी दर्जे तक उन मुआहदे को पूरा करने की कोशिश करें। बुज़ुर्गों, ये मोहल्ला हमारा अपना मोहल्ला है, हम यहाँ से गुज़रते रहते हैं। बहुत सी मरतबा जो हालात हम देखते हैं, अगर हम उठे, माशाअल्लाह ये तहरीक मुफ्ती उमैर साहब और इनकी पूरी जमीयत ने की है, तो यहाँ से एक इनक़िलाब आए, एक तब्दीली आए। एक ज़माने में जब जामा मस्जिद में लगा था, मुझे ऐसा ख्याल था कि एक दिन जुमा में नज़ाफ़त पर बयान किया जाए, पहले से पूरी प्लानिंग हो कि सफाई पर बयान,
सैटरडे के दिन सारी स्कूलें जो आसपास की है उनकी प्लानिंग हो कि वो प्ले कार्ड लेकर चले। संडे के दिन मैं, आप, हम सब लोग, हमारे लॉयर्स, हमारे उलमा, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर खुद निकलें और अपने महल्लों को साफ़ करें। अत्तहूर शतरुल ईमान की कैफियत क्या थी और हमने अपने इलाक़ों का हाल क्या बना रखा है। तो कहीं ना कहीं से उठना होगा। ये मजलिसें जो माशाअल्लाह हो रही है, अल्लाह इन मजलिसों को कबूल करे, लेकिन इन मजलिसों के बाद अगर हमारी अमली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, ये तो मतलब की बात है कि मेरे आधार कार्ड में, खुद मैंने भी अपना जेब से आधार कार्ड निकाला है, थोड़ा सा करेक्शन उसमें है, तो मैं तो समझता हूँ ये मतलब की बात है कि नदीम साहब जो है ना अभी डॉक्यूमेंट वो कर रहे हैं और एनआरसी वगैरह का टेंशन है तो मैं आऊँ। अरे ये मतलब तो पूरे होते रहेंगे। हमको तो इनकलाब लाना है, हमें इस मुल्क को उस मंज़ब पे पहुँचाना, उन हालात में पहुँचाना है जहाँ अमन व अमान और शांति होगी। इस्लाम, मुसलमान, सलामती। दुनिया कह रही मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मुस्लिम के माने क्या हैं, इस्लाम के माने क्या हैं, ये तसव्वुर ही गलत है। और ये पैगाम हमने दिया, क्यों हमारी मस्जिद की तरफ कोई आएगा, क्यों? वो शान रिसालत की बात की। मैं इस हज में था, हज में जिस जगह सबसे पहले हमारा क़याम हुआ उस मस्जिद के अंदर जो है उसके महराब पर आयतें लिखी थी। कुरान करीम की साफ़ आयतें हैं कि अगर ये काफिर तुमको कुछ कहें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहें, आप इनका जवाब न दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इनका जवाब देंगे और अल्लाह ऐसा जवाब देंगे कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमको अपने अखलाक, अपने मामलात, अपनी चीज़ों को और ये ज़िम्मेदारी आज बताने की ज़रूरत पड़ रही है। लिहाजा ये ऐसे क़य्यिम हज़रात आपके सामने आए हैं तो आप अपना निज़ाम बनाएं, अपनी चीज़ों को देखें, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। सबसे पहली मसऊलियत जिसे कहते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। मैं एक दरख्वास्त करता हूँ और हाथ उठाना चाहता हूँ, लेकिन बग़ैर मतलब के, बग़ैर समझे हुए मत उठाना। अगर नहीं होता हो तो बिल्कुल मत उठाना। हमारी बहनें भी ऊपर हैं, उनसे भी दरख्वास्त है, अगर हो सकता हो तो उठाना कि आज रात में, कल संडे है, अगर किस किस की छुट्टी है ज़रा ये तो बताएं। अच्छा माशाल्लाह, और कुछ लोग जो है संडे भी काम करते हैं, तो कल संडे हैं, कम से कम अपने आप के लिए 1 घंटा बैठ जाओ कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। बहैसियत शौहर मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, बहैसियत वालिद मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, बहैसियत एक शहरी होने के मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, बहैसियत एक बेटा होने के मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले लिख लें, ख़ुद ब खुद ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का एहसास पैदा होगा। आज तो हमें पता ही नहीं कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। और फिर अखलाक की बात, वो तो मुस्तकिल एक ऐसा मौजू है, अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। इस दौर में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हैं, गैरों के बाद बहुत दूर की बात है। हम अपने मामलात को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को दुरुस्त करें, इस मुल्क में इनकलाब आएगा। इस मुल्क में जिस रास्ते से ईमान और इस्लाम की हवाएं चली थी, मोहम्मद इब्न कासिम आए थे, 5000 की नफरी उनके साथ थी और 5 साल के बाद वापस गए। सिर्फ उनकी आर्मी में 2 लाख मुसलमान थे, कोई पीछे से नहीं आए थे, और लाखों मुसलमान यहाँ इस्लाम कबूल किए। क्या वो इस्लाम कोई ताकत की बल पर आया था? नहीं, अखलाक थे, अखलाक। एक वाक़या आखिर में सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना? नाम सुना है? हाँ तो बोलो, कहाँ है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार? अजमेर में। उनके चाहने वाले, उनके यहाँ जाने वाले, उन्होंने आमाल क्या कि वो तो देखो, उन आमाल को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ज़मींदार जायदाद वाले थे। माँ ने अजीम तरबियत की थी, हर मर्तबा 2 रकात नमाज़ पढ़ती, दुआएं करती, दरूद पढ़कर दूध पिलाया करती। उसके असरात थे कि जहाँ सफ़र करते हज़ारों लोग इस्लाम कबूल करते, लाखों लोग अपने गुनाहों से तौबा करते। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक निज़ाम था कि कहीं पहुँचते तो वहाँ उनका बड़ा तख्त लगाया जाता, वो उस पर बैठ जाते और खाने की दावत होती इनकी तरफ से, बड़ी देगे बनती, खाना बनाने वाले भी मुत्तकी, खिलाने वाले भी मुत्तकी। सिर्फ खाना वो जो पाकीज़ा खाना है, वो खाना खाने से कितनी लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आता था। अब देखा
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ऊपर की तरफ थे, जैसे ये थोड़े हम ऊपर हैं और लोग खाना खा रहे हैं, बड़ा जो है मजमा है। बहुत दूर से एक चमार, उस ज़माने में ये पाइपलाइन का सिस्टम नहीं था, ये गंदगी की जो पाइपलाइन के, तो चमार और वो जो लोग होते थे वो घरों से, बड़े लोगों के घरों से वो गंदगी उठाकर शहर के बाहर जाकर फेंकते थे। तो वो चमार गंदगी लेकर जा रहा था, तो हज़रत ने कहा कि अरे वो उस बंदे को खाने की दावत नहीं दी। तो लोगों ने कहा हज़रत, अब वो ज़माना सोचिए आप, वो हिंदुस्तान जहाँ पर ऊंच नीच का निज़ाम था, तसव्वुर नहीं था। चमार बरहमनों के शहर में या इलाके में या उनके घर के साये में रुक नहीं सकता था, उनके बर्तन में पानी पी नहीं सकता था, और सूरज गुरूब होने से पहले उनका मोहल्ला छोड़ देना उसके लिए लाजिम था। अब वो ज़हनी तौर पर इतने मफलूज हो चुके थे, हज़रत कहते कि उसको नहीं बुलाया। तो सारे मुसलमान, हज़रत वो तो चमार है, वो हमारे दरमियान नहीं आते, वो तो हमारे साथ नहीं बैठते। कहा वो इंसान नहीं है, जाओ उसको भी खाने की दावत दो, बुलाओ। अब दौड़े दौड़े गए उसके पास और उसके हाथ में गंदगी, और उसने उसको कहा दावत की, अरे मैं तो नहीं आता, ये इतने पवित्र लोग, इतने पाकीज़ा मुसलमान लोग हैं, मैं उनके दरमियान कैसे खाना खाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं आता। वो डरा, सहमा हुआ कि मैं नहीं आता। वो गए हज़रत के पास कि कहा कि नहीं वो तो आने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए अखलाक, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मोइनुद्दीन कसम खाता है कि जब तक वो चमार नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ उसके हाथ यहाँ से दुलाकर उसी हालत में उसको ले आओ। अब जाकर, अब तो आना ही आना था। उन लोगों ने कहा कि अब तो तुझे चलना पड़ेगा वरना तुझे उठा कर ले जाएंगे, हज़रत ने तो इतनी बड़ी कसम खाई है। अब उस चमार को लेकर आए। हज़रत ने कहा एक प्लेट खाना मंगाओ, इसी एक प्लेट में मैं भी और ये चमार एक साथ खाएंगे। वो चमार का तारीख़ी जुमला है कि पता नहीं कि पहले लुक़मा मेरे पेट में गया या इस्लाम की तालीमात मेरे दिल में उतरी है। तो हमारे अखलाक बुज़ुर्गों, अल्लाह का हवाला देकर और हाथ जोड़कर कि अपने अखलाक दुरुस्त करो, किसी से गलती हो जाए माफ़ करो। जज्बात इमोशंस और ताकत वहीं निकलती है जहाँ कमज़ोर हो, थोड़ा सा कमज़ोर हो। दूसरे के मोहल्ले में, ज़रा बाजू के मोहल्ले में जाए, अगर उसने अपनी गाड़ी पूरी के पूरी ठोक दी, मेरे साथ वाक़या, मैं बाजू का मोहल्ला नाम नहीं लूँगा, गुज़र रहा हूँ, बाइक मेरी है, एक बच्चे का छोटा सा प्लास्टिक का बॉल आके लगा। अब वो प्लास्टिक का बॉल वो बाइक पे लगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है क्योंकि वो पतरा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी और मोहब्बत से, शफ़क़त से कहा, बेटा मेरी बाइक तोड़ दोगे क्या? वो बच्चा इतना छोटा सा 5 साल का, जा रहे तो तेरी बाइक तोड़ दूंगा और तेरे को भी तोड़ दूंगा। मैं बोला भाई मैं निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या भाईगिरी है, किसने सिखाया है? और ये कहाँ से आती है? ज़रा सा मेरे बच्चे को कोई हाथ तो लगाए, मैं देखूं। एक ज़माना तो वो था, अल्लाह गरी के रहमत करे हमारे वालिद साहब पर, हमने जाकर अगर शिकायत की तो पहला तमाशा हमको लगता था, अच्छा तूने कुछ तो किया होगा। और अब तो बच्चे ने कुछ कहा कि नहीं कि हम जो है आस्तीन चढ़ाकर ऊपर आ गए, पड़ोसन के साथ झगड़ा, मारा मारी, इख्तिलाफ, पुलिस तक चले गए। जिन बच्चों के लिए झगड़ा किया था शाम में वो आपस में खेल रहे हैं और इनके 10-10 साल तक बात बंद है। क्या सूरत हाल। तो हमको अपने अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो सवाल किया गया था ना कि हालात, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान करीम का पैगाम है। कुरान के पैगाम को समझे, सीरत का मुताला करें, इस्लामी तारीख़ का मुताला करें। ये सारे जो हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात के पीछे जो हकीकत है, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इनक़िलाब आने वाला है, इनक़िलाब आने वाला है। इससे पहले ये हालात जो आ रहे हैं ये हमारे दुरुस्त होने के लिए हैं। ये हालात ख़ुद इनके लिए, इनके हक़ में, इनकी हिदायत का सबब और ज़रिया बनेंगे। अल्लाह हमको नेकी और ख़ैर के काम के लिए कबूल करें। इस ज़िमन में मुफ्ती उमैर साहब ने बड़े एहतमाम से कहा था, हमने जामा मस्जिद के अंदर एक सेंटर बनाया, प्रिवेंशन पर काम करें। वो वजह उसकी ये है, असल में प्रोग्राम रखने के कुछ मकासद थे। उसमें एक मकसद ख़ास तौर से ये था कि जो हज़रात कौम के लिए खिदमत करते उनका तारुफ़ आए, लोग उनको पहचानें। जैसे मुफ्ती साहब भी काम कर रहे, जमीयत उलमा हिंद वाले भी काम कर रहे। तो मैं ये चाह रहा था कि कम से कम मुफ्ती साहब
अपनी तंजीम का तारुफ़ कराए, अपने काम का तारुफ़ कराए, ताकि लोग जाने और पहचानें और लोग उनसे फ़ायदा उठाएं। इसलिए मुफ्ती साहब उसका तारुफ़ करा रहे हैं। तो हमारे पास दारुल इफ्ता में तलाक, खुला, जितने दारुल इफ्ता हैं, हर तीसरे दिन तलाक का मसला, खुला का मसला, दो पार्टनर आए, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। और अभी चूँकि जैसे बताया, मैं स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों की शरिया एडवाइज़री करता हूँ। कोई इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टी फंक्शनल कंपनी जिसमें होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ में अलग अलग मामलात होते हैं। तो मतलब ये कि रियाज से पढ़ने के बाद इस तरह के मौज़ूआत, अब उसमें एक मिसाल मेरे मुताले में एक बात आई कि आज हम देखते हैं ना कि दुनिया का सबसे मालदार शख्स कौन है? अरे वाह वाह। और सहाबा में सबसे मालदार कौन था? हज़रत उस्मान गनी का नाम भी आ रहा है और दूसरा नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अच्छा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के वक्त उनकी मालियत कितनी थी? एलन मास्क के पास आज जितना माल है, ऐसे 4 बड़े मालदार, बिल गेट्स, एलन मास्क, जेफ और सबको जमा कर दें आप, तो उन चारों का माल मिलकर $600 बिलियन से बढ़ता नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अल्लाह के रास्ते में बेशुमार ख़र्चा किया। बिज़नेस शुरू किया था बग़ैर किसी असासे के। 32 साल आपकी ज़िंदगी थी इस बिज़नेस की। जब मदीना आए थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न रबी को उनका भाई बनाया। बुखारी की हदीस है, उक़स्सिमु माली बिनिस्फ़ैन, कि मैं अपने माल का 2 हिस्सा करता हूँ। मेरी आधी जायदाद तुमको, मेरा 2 घर है, 1 घर तुमको। वह उज़व्विजुक, अगर तुम चाहे तो मेरी 2 बीवियों में से मैं एक को तलाक दूँ, तुम उनसे निकाह कर लो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कुर्बान जाएँ, कहा बारकल्लाहु लक फ़ी मालिक व अहलिक, अल्लाह तुम्हारे माल और तुम्हारे अहल में बरकत दे। दुल्लूनी अला सूक़, गाइड मी टू द मार्केट, मुझे बाज़ार का रास्ता बतला दो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बग़ैर असासे के बाज़ार गए थे और जा बिक़ितिन व समनिन, और वापस जब लौटे तो पहले ही दिन कुछ आटा और कुछ गेहूँ, वो कुछ घी साथ में नफ़े में लेकर आए। अब ये स्ट्रैटेजी, ये कोशिशें, ये मेहनत, ये सारा इस्लामी तालीमात का हिस्सा था जिसको दुनिया ने ले लिया और कहीं से कहीं पहुँचा गया। बहरहाल, तो तलाक़ के मसाइल, बिज़नेस में इख्तलाफात के मसाइल, एक होता है प्रिवेंशन पर काम करना। चुनांचे उसके ऊपर गौर किया गया। एक कुछ मुल्कों का सफ़र हुआ, जैसे साउथ अफ्रीका है जहाँ पर होप लाइन, केयर लाइन, ऐसे निज़ाम हैं कि पहले ही से इख्तलाफ को बचने की क्या सूरतें हैं। मलेशिया का मेरा सफ़र हुआ था, वहाँ लाजिम है कि हर निकाह से पहले वहाँ प्री मैरिज काउंसलिंग लाजिम है, उसके बगैर निकाह नामा रजिस्टर नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अब उसके लिए कोशिश की गई और एक सेंटर बनाया गया कि आप अगर कोई मामला करना चाहते हो, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, अगर आप निकाह करना चाहते हो, अगर कोई और दूसरा मसला है, तो पहले मसाइल मालूम करें, मुफ्तियान के पास, उलमा के पास जाएं और उनसे बैठकर उसकी सारी तदाबीर को समझें, तो मसला हल हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ नहीं और मामला आगे चल गया, पहले ही मरहले पर उलमा के पास या इस तरह के लोगों के पास जाएं तो आपका मसला आसानी से हल होता है। हमारे पास मसला उस वक्त आता है जब सारे मामलात पूरे हो चुके होते हैं। अब तहरीर बनाना है, बोले कबूल कराया था मुफ्ती साहब ने, तो अभी जो है ना वो तलाक कराने का काम भी इन्हीं का है। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और इस सिलसिले में कोशिश हो रही है, बहुत सारे अहबाब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। तो फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर के नाम से जामा मस्जिद में एक इदारा है। जामा मस्जिद आपने देखी है, क्रॉफर्ड मार्केट में जो बड़ी मस्जिद है, उसी के अंदर एक इदारा है। बच्चों के चाइल्ड, मतलब ये कि मेंटल हेल्थ के सिलसिले में बहुत सारे काम हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सारे जो मसाइल हैं, तो वहाँ हम नहीं करते। वहाँ कुछ प्रॉपर जो है काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आते हैं और उनसे वो बहुत मिनिमम चार्ज, बिल्कुल फ्री भी ना हो ताकि उसकी अहमियत रहे, बहुत आखिरी दर्जे का मिनिमम चार्ज, ताकि वो अपने मसाइल को वहाँ पर बैठकर हल कर सके। तो ये एक तरह की कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आखिरी बात कि जो है अपने इस मामले के सिलसिले में जो मैंने वादा करवाया था उसके ऊपर हाथ नहीं उठवाया, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले सोच लें। तो अब अपनी मसूलियत को कौन कौन लिखेगा कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी क्या है, बहैसियत बाप, बहैसियत बेटा, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी,
कौन कौन लिखेगा। मैं मुज़ाकरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप तहरीर में लिखेंगे नहीं आपको उसका एहसास नहीं होगा। सोच समझ के हाथ उठाए, अगर लिख सकते हो तो उठाइए वरना मत उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। और जिन लोग, अच्छा इधर तो आया है माशाल्लाह सलीम भाई तो माशाल्लाह एडुकेट हो गए। और अगर अभी वक्त है और सोचिए, कोशिश कीजिए, ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए खैर आफ़ियत के फ़ैसले फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमान इकराम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आने वाले तमाम हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त फ़ारिग फरमाया। और हमारे मेहमान इकराम तो बहुत सारे ऐसे थे जिनको शादी वगैरह में या मीटिंग वगैरह में जाना था, और चूँकि हमारा भारत है, हमारी बेतरतीबी ऐसी है कि हम लोगों को टाइम 7 बजे का दिया जाता है तो 7:30 बजे पहुँचते हैं। तकलीफ़ हुई उससे, तो कोशिश करें आइंदा कभी प्रोग्राम हो तो वक्त पर पहुंचने का अहतमाम करें। उसकी वजह से हमको प्रोग्राम लेट भी करना पड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से हम लोग अभी 10:30 के करीब पहुंच गए। हमारा इरादा था कि 10 बजे तक हम लोग फारिग हो जाते। खैर आइंदा से इसका अहतमाम करें। मुसलमान को इस बात का अहतमाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें मुख्तसर तौर पर। पहली बात तो ये कि हमारे प्रोग्राम का एक अहम मकसद ये था कि कौम कानून पर चले और अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करे। मुसलमान होने के नाते इस्लाम की तरफ से ये उसूल है कि इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान को चाहिए कि जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के कानून को फॉलो करे, उस मुल्क के कानून को समझे, चले उस पर। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। दस्तावेज़ के तौर पर भी कानून जानना, चलना और बनाना, दुरुस्त करना, और उसके अलावा जो उसूल है भारत के शहरी होने के नाते उसको भी जानना, समझना, चलना। दूसरी बात ये थी कि वर्दी वालों से डरना भी नहीं है, खौफ भी नहीं खाना है बिला वजह, और उनसे दुश्मनी भी नहीं रखना है। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन खुसूसन मोहम्मद सज्जाद साहब ये फरमाते हैं, ताकीद फरमाते हैं कि आप जाकर पुलिस हजरात की खिदमत को सराहो, उनको हदिया वगैरह दो, ये दुश्मन नहीं है आपके। तो इसी तरह इसलिए इस बात का अहतमाम करना दूसरा मकसद ये था। और ख़ास तौर से अहम मकसद तीसरा ये था कि कौम अपने मोहसिन हजरात को पहचाने। कौम के लिए जो जो हजरात खिदमत कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था जमीयत उलमा हिंद, तो जैसे हमारे एडवोकेट मुबीन सोलकर साहब ने फरमाया कि हमारे एडवोकेट अब्दुल वहाब खान साहब बहुत अच्छे से खिदमत करते हैं, कम फ़ीस में खिदमत करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो बग़ैर फ़ीस की भी खिदमत करते हैं। तो ये हज़रात जमीयत से जुड़े हुए हैं। तो जैसे फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस वाले भी माशाल्लाह कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो आप हज़रात कभी कभी मौका मिले, जामा मस्जिद जाने का मौका मिले जुमा की नमाज़ में, या उसके अलावा भी कभी वहाँ से गुज़रना हो तो एक चक्कर लगाइए। वहाँ पर अलग अलग काम वो कर रहे हैं, तो उनको समझना ज़रूरी है। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं जा सकते, कम से कम कौम को ले जाइए, उनको जानेंगे, पहचानेंगे। अगर हमारे नज़र में किसी को इनकी ज़रूरत है तो हम उन तक पहुँचा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जमीयत उलमा हिंद है। ये जमीयत रिफाई काम भी करती है, ज़लज़ला वगैरह आ गया, सैलाब आ गया वगैरह वगैरह, और ख़ास तौर से इस बात का अहतमाम करती है कि वकीलों के ज़रिए जो मुझे बेकसूर लोग हैं उनको रिहा कराने का काम करती है। उसमें माशाल्लाह एडवोकेट अब्दुल वहाब खान भी जुड़े हैं। तो उसके लिए आपको इमामबाड़ा जा सकते हैं, आप वहाँ से उनकी मदद ले सकते हैं। गोगारी मुल्ले की मस्जिद के बाहर साउथ मुंबई की विंग के प्रेसिडेंट भी है शायद वहाँ पर, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, इतर की दुकान है। और तीसरे ह्यूमन राइट्स वाले हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा खाली आके छोटी सी 1 मिनट के अंदर अपनी खिदमत गिना दें और आपसे किस तरह फ़ायदा उठा सकता है वो गिना ले, कोई एक साथी आ जाए। और इसके अलावा एक इस्लाम मुआशरा फाउंडेशन हाँ खैर हाफिज़ साहब खाली चेहरा दिखा दो आपका। हाँ आ जाइए आ जाओ भाई। हाँ तो ये ह्यूमन राइट फाउंडेशन भी कौम के लिए खिदमत करते हैं। इनको देख ले, हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनको देख ले, पहचान ले, इनको आप इनसे भी रब्ता कर सकते, फ़ायदा उठा सकते। और इस्लाम मुआशरा करके एक कमेटी है, वो हम लोग औरतों के अंदर बेदारी लाने के लिए, औरतों को दीन की बात समझाने के साथ साथ हालात के हिसाब से उनको किस तरह दीन देना है, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं इंशाअल्लाह। ये हमारे हाफिज़ इस्माइल साहब है, ये आपको यहाँ पर इंशाल्लाह गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत सारी खिदमत करते हैं। जिस तरह ये लॉ वगैरह के ताल्लुक़ से जुर्म वगैरह इधर उधर जो कुछ भी परेशानी होती है माशाल्लाह खिदमत करेंगे। वो असल में बोलने से एहतियात करते वो, इसलिए बेचारे बोलना नहीं चाह रहे। तो इस्लाम मुआशरा जो है इन्वाइटर्स में, तो उनकी खिदमत ये है कि जो हमारी बहनें हैं उनको दीन के साथ साथ हालात के हिसाब से दीन क्या कहता है, जैसे हालात अजीब व गरीब चल रहे, उस मोड़ पर चूँकि जुमा का बयान वो हमारी बहनें सुन नहीं सकती है, मस्जिद में नहीं आ पा रही है,
और जैसे बात भी आई कि ज़मीन के ऊपर की, ज़मीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बातें होती है, तो वो भी ज़रूरी है। साथ साथ में ज़मीन के ऊपर जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दीन 5 चीज़ों का नाम है, जिसमें सियासत भी है। हालात क्या कह रहे हैं, उन हालात में इस्लाम क्या सिखाता है वो सीखना ज़रूरी है। तो हम औरतों में इस तरह का काम भी करते हैं इस्लाह माशरे के नाम से। मैं हूँ और मुफ्ती हाफिज़ यामीन बसर है, मौलाना ज़ैद बसर है, और इसके अलावा मजलिस तालीम निस्वा करके भी है। इन्वाइटर्स में आप देखे होंगे, तो मजलिस तालीम निस्वा में मुफ्ती रेहान साहब है और मैं हूँ। उसमें कोशिश ये करते हैं कि दीनी लाइन से कोई मसाइल है और इसी तरह हालात के हिसाब से दीन की रहबरी करते हैं। और आखिर में यूथ ऑफ उम्मा करके एक हमारे नौजवान की टीम है छोटी मोटी, वो माशाल्लाह अभी मैदान में आए, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो अपनी खिदमत, वो भी बेवा की खिदमत, तलाक वगैरह इस तरह की कुछ खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, उनसे भी आप खिदमत ले सकते हैं जो खड़क के साथी है। बस आखिरी बात ये है, हमने क्या सीखा आज, चंद बातें सीखी है वो मैं कह दूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी किसी ने सीखी हो। तो पहली बात तो ये सीखी है आज की मजलिस का खुलासा किया। पहली बात तो ये सीखी कि दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करने का अहतमाम करना चाहिए भारतीय शहरी होने की वजह से। ठीक है, एनआरसी वगैरह तो ठीक है दूसरे नंबर पर है, जो आएगा आएगा, जबकि बात ठीक है। लेकिन जैसे हमारे एडवोकेट नदीम सिद्दीकी बहुत कहते हैं कि हम लोग बहादुर बन जाते हैं, दुरुस्त करने का अहतमाम करें। ठीक है, बहादुरी अपनी जगह। हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमको कौन कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय नागरिक होने की वजह से, अच्छा शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दस्तावेज़ को दुरुस्त करें। दूसरी बात हमने ये सीखी कि कानून को जानना है, कानून पर चलना है और अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि जहाँ तक हो सके कोर्ट कचहरी से बचे। हमारे एडवोकेट अब्दुल वहाब खान साहब ने ख़ास तौर से फरमाया कि भाई जिस रास्ते पे जाना नहीं है, उस रास्ते की मालूमात नहीं रखनी है वगैरह वगैरह। ख़ास और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि फ़ुला केस में आपको 5 साल चक्कर लगाना, वक्त गुजारना, ये वो परेशानी। तो इसलिए इस बात का एहतमाम करें कि कोर्ट कचहरी से बचने का एहतमाम करें, सुलह सफाई से चले जहाँ तक हो सकता है। और चौथी बात यह है कि मोमिन को चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे एडवोकेट अब्दुल वहाब खाब फरमा रहे थे कि गलत लिंक आ जाती है, हम लोग उस पर चल पड़ते, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अपना नंबर देते वगैरह वगैरह। तो चौकन्ना रहना चाहिए। और उसूल ये है, इस्लाम ये सिखाता है, मोमिन धोखा खाता भी नहीं है, धोखा देता भी नहीं है। तो धोखा खाना भी नहीं, आपको धोखा देना भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पक्के मोमिन नहीं हैं। और पाँचवीं बात ये लिखी है कि अनजान लोग और अनजान फ़ोन वगैरह से बचना चाहिए। अभी तो ऐसा भी होता है कि भाई अलग अलग वीडियो कॉल आती है औरतों की या मर्दों की कॉल आती है, औरतें परेशान होती है, ब्लैकमेल होते फिर, या मर्दों की कॉल औरतों की कॉल आती है, मर्द लोग भी वो नंगी होकर दिखा रही है, हम भी नंगे हो जा रहे हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही है, ब्लैकमेल हो रहे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। छठी बात यह है, बुलडोज़र वगैरह के सिलसिले में हमारे एडवोकेट मुबीन साहब ने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें गैर कानूनी भी होती है कि लिहाजा कानून जानना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए उस सिलसिले में। और एक बात हमने ये सीखी कि एडवोकेट मुबीन साहब ने ख़ास तौर से एक बात बयान की थी कि हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए। मैं उसमें थोड़ी सी अपनी तरफ से एक बात ऐड कर दूंगा कि हर ख़ानदान वाले इस बात का अज़्म करें कि एक मुफ्ती अपने ख़ानदान में पैदा करें ताकि दीन की रहबरी मिले। और हमारे एडवोकेट मुबीन साहब ने कहा था कि एक वकील बनाने का अहतमाम करें ताकि आपके घर के अंदर दीन दुनिया की दोनों तरह की रहबरी मिलती रहे। तो इसलिए इस बात का आज़्म करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात ये सीखी हमने कि हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि सफाई का खूब ख्याल रखना है, सफाई का, अपने मोहल्ले की सफाई, घर की सफाई, इस बात का खूब ख्याल रखेंगे। और एक बात ये सीखी हमने, मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे, इनफरादी ज़िम्मेदारी, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। इसके लिए जैसे मुफ्ती साहब ने हाथ वगैरह उठाए तो इस बात को भी हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ से सीख कर जाएंगे। और एक बात हमने ये सीखी कि मुफ्ती साहब ने फरमाया मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना है। इस्लाम के 5 शोबे हैं, ईमान है, इबादत है, मुआमलात है, मुआशरत है और सियासत है। ईमान, अल्लाह को एक जानना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रसूल मानना। इबादत, नमाज, रोज़ा वगैरह ये इबादत हो गई। और मुआशरत यानी रहन सहन। अभी एक कुर्सी खाली है, बाजू वाला थोड़ा सा धक्का मार रहा है, हमने भी उसको धक्का मार दिया, ये रहन सहन, आपस में उठना बैठना। बस में गए तो धक्का मार दिए, लड़ाई हो गई वगैरह वगैरह, ये मुआशरत, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, ये सही होना चाहिए। मामलात, लेन देन, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा था कि भाई पैसे दे दिए, 2 साल हो गए पैसे देने को तैयार ही नहीं है वो, तो ये लेन देन दुरुस्त होना चाहिए। और सियासत के ताल्लुक से हम लोग अक्सर और बेशतर परेशान होते हैं कि हमारे पीएम साहब ने ये बोल दिया, सीएम साहब ने ये बोल दिया। आप पीएम बनने की कोशिश नहीं कर रहे तो वो बोलते ही रहेंगे बेचारे। आप सीएम बनने की कोशिश नहीं कर रहे इसलिए कि गंदगी है,
तो ये इस्लाम का जुज़ है सियासत, इसको आप बुरा मत समझिए। ठीक है, गंदगी करने वाले गंदगी कर रहे हैं, आपको आना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए। हम लोग तो इतने बुजुर्ग किस्म के लोग हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट दुरुस्त भी नहीं करते, नंबर 1 पहली बात, और दुरुस्त करते तो वोट डालने जाते नहीं है। हम ये सोचते कि सभी झूठे लोग हैं, सभी गंदे लोग हैं, हम क्यों वोट डालें। तो सियासत इस्लाम का बहुत अहम जुज़ है, हमारी कोताही है, नादानी, बेवकूफ़ी, इससे दूर रहना चाहिए। इस्लाम का बहुत अहम शोबा है। इसको हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अहतमाम से फरमाया कि अगर पूरी कौम 5 वक्त की नमाज़ी नहीं, तहज्जुद गुजार बन जाए, पूरी कौम 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद का भी अहतमाम करे, लेकिन उसके जहन में, दिमाग में सियासी शऊर यानी सियासत की सोच बूझ वो पैदा नहीं हुई, तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसका इस्लाम की पहचान ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सियासत को गंदगी ना समझे। ठीक है, जो गंदा कर रहा है गंदा करेगा, वो उसका हिसाब किताब होगा, लेकिन हमें उसको पाक साफ़ करने का अहतमाम करना है। अगर नहीं कर सकते तो हमें बोलने का भी कुछ हक़ नहीं है। तो और आखिरी बात हमने ये सीखी कि अखलाक का अहतमाम करना चाहिए, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, हर एक के साथ अखलाक से पेश आना है। और ये बात मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि अपने बच्चों की गलत तरबियत करने से बचना है। जैसे बॉल लग गया था तो हमने, चूँकि वालिदैन ने गलत तरबियत की कि भाई कोई तुमको बोले तो हमको बताओ, कोई कैसे बोल सकता है मेरे बेटे को, मेरे लाल को, मेरे राजा को, किसी की हिम्मत कैसे हुई आखिर। तो इसलिए गलत तरबियत से बचना है, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अमल करने का अहतमाम फरमाएंगे। और इंशाल्लाह, और आखिरी बात हमारे होस्ट साहब कुछ कहेंगे। हाँ, एक बात बहुत अहम थी कि हम लोग, ये तो अवेयरनेस कैंप है, ये बेदारी के लिए है, असल तो डॉक्यूमेंट करेक्शन है, इसके बाद का जो मरहला है। हमने एडवोकेट साहब से कहा था कि भाई कुछ आप वक्त दीजिए, हमको तारीख़ एक दीजिए, लेकिन वो अभी हो नहीं सका ऐसा। तो कम से कम इतना ख्याल रखिए, रोज़ाना ये पीर से लेकर जुमा तक, शनिचर इतवार ये अलग अलग जगह कैंप लगाते हैं। तो पीर से लेकर जुमा तक रोज़ाना 8 बजे से 10 बजे तक, कभी 8:30 समझ लीजिए, 8:30 से रखें, 8:30 से 10 बजे तक। अब 10 बजे तक का टाइम है, बेचारे 10:30 बजे तक भी बैठते हैं। तो 8:30 से 10 बजे तक वहाँ पर अपनी ऑफ़िस में बैठते हैं। इनके ऑफ़िस का एड्रेस बता दिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे आप ले सकते हैं, मैं गगवारी मोहल्ले का नायब इमाम हूँ। तो एड्रेस ले लीजिए मुझसे, वो वहाँ बैठते हैं एहतमाम से और फ्री में काम करते हैं। और तकलीफ़ ये है कि असल में जो फ्री में काम करता है ना, हम उसको तमाचा भी मारते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। और हम लोग रुबाब से भी लाइन भी लगाने को हमारे तौफीक नहीं होती है। हम लाइन क्यों लगाए भाई, हम मोहल्ले के, हमारा नंबर पहले आना चाहिए। तो लाइन लगाने का एहतमाम करें शराफत से। कोई इंसान अगर कौम की खिदमत के लिए खड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा गुलाम है, हमारा खादिम है। तो इसलिए हमको चाहिए कि कम से कम ढंग से पेश आवे, उनका अदब व एहतराम करे, उनका ख्याल रखे, इस बात का खूब ख्याल रखे। और जो तरतीब वो बताते उस तरतीब का ख़ास ख्याल रखे। मैं तमाम बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ, मुफ्ती अशफाक साहब, एडवोकेट नदीम साहब, एडवोकेट अब्दुल वहाब ख़ान साहब, एडवोकेट मुबीन सोलकर साहब और आने वाले तमाम बुज़ुर्गों का, और दीगर स्टेज पर बैठने वाले तमाम सामीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फ़रमाए और तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसकी नमाज बाकी है उसके लिए नमाज का एहतमाम है। जिन साहब ने इस पर अपना नाम या नंबर नहीं लिखा हो वो लिख दें। हाँ, नाम और नंबर इसलिए है ताकि आइंदा इस तरह के प्रोग्राम जब हम करें तो आपको लोगों को इत्तला पहुँचा दें। ये तो हम भी प्रोग्राम करेंगे उसकी भी इत्तिला देंगे, मुफ्ती अशफाक साहब करेंगे उसकी भी, और एडवोकेट वगैरह कहीं और प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।